नमस्कार दोस्तों, मैं आज हूं बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। ये वो गांधी मैदान है जो बिहार में तमाम तरह के राजनीतिक घटनाक्रमों का चश्मदीद रहा है। ये वो गांधी मैदान है जहां जेपी की ऐतिहासिक सभा हुई थी। ये वो गांधी मैदान है जहां लालू यादव की बड़ी बड़ी सभाएं उस दौर में हुआ करती थी जब लालू यादव का डंका बिहार से लेकर देश में बजता था। ये वो गांधी मैदान है जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम दिग्गजों की सभा होती है और गांधी मैदान में जुटने वाली भीड़ से ये आकलन होता है कि बिहार में किसका पलड़ा भारी है। लेकिन आज मैं आया हूं गांधी मैदान इसलिए, दो वरिष्ठ पत्रकार बिहार के हमारे साथ हैं। अजीत द्विवेदी, जिनसे आप कई बार बिहार के किसी यूट्यूब चैनल पर या मेरे यूट्यूब चैनल पर इनसे एक्सपर्ट के तौर पर इनकी बात सुनते होंगे, और अखबार नया इंडिया के संपादक हैं और राजनीतिक मसलों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। दूसरे हैं सीनियर जर्नलिस्ट बिहार में इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ स्टेट हेड संतोष सिंह, जो बिहार की राजनीति पर इन्होंने 3 किताबें लिख दी है। 3 किताबें भी लिख दी है, जेपी से लेकर कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार से लालू यादव तक। और इसके अलावा लगातार बिहार की कवरेज इनके जरिए हम लोग दिल्ली में बैठे लोग जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक तापमान क्या संकेत, क्या संदेश दे रहा है। और इन दोनों से मैंने आग्रह किया कि आज चलते हैं गांधी मैदान, वहां चलते हुए बात करते हैं। इस बीच अपडेट ये है कि आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभा, वोट अधिकार यात्रा मिथिलांचल के इलाके में है, दरभंगा मधुबनी इलाके में। राहुल गांधी तो पहले से चल रहे हैं, आज उसमें प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है और अगले 3 दिन 4 दिन के भीतर कुछ और दिग्गज, जिसमें अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। इस बीच बिहार में एक धुरी जो सरकार में है, एनडीए गठबंधन, एक बीच की धुरी बनने की कोशिश करते प्रशांत किशोर, और इन सब के बीच सत्ता के गठबंधन को, एनडीए को चुनौती देते राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा। क्या असर है वोट अधिकार यात्रा का, एसआईआर का? बीजेपी जिस तरह से एसआईआर को खारिज कर रही है, तेजस्वी पर सीधे संगीन आरोप लगा रही भ्रष्टाचार के, उसके क्या मायने हैं? और इन सब के बीच प्रशांत किशोर अपनी जगह कैसे बनाते दिख रहे हैं, जो प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि हमारा बहुमत आएगा। कल भी उन्होंने कहा है किसी चैनल पर इंटरव्यू में कि जन स्वराज की सरकार बनेगी, हमारा बहुमत आएगा। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो किन से शुरू करें? इनसे संतोष जी। 3000 किलोमीटर घूमे हैं, 3000 किलोमीटर घूमे और लगातार बिहार में है। तो संतोष जी, सबसे पहले थोड़ा समझने के लिए, चूंकि मैं बाहर से आया तो बाहर तो छिटपुट घूम के जाते हैं तो उतना अंदाजा नहीं लगता है। चूंकि अभी यात्रा शुरू हो रही है, चल रही है, प्रियंका गांधी की एंट्री है, मैं थोड़ा उस यात्रा से शुरू करके बिहार के बदलाव को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ताजा जो है घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम वही है। तो क्या देख रहे हैं आप इस 8 दिन में राहुल गांधी की यात्रा, तेजस्वी की यात्रा और इन सब के बीच बदलाव बिहार में, और फिर हम समझने की कोशिश यहाँ से करते हैं। देखिए, एसआईआर का जो पूरा मुद्दा था, जो कि एक तरह से मीडिया के डिस्कोर्स में था, वो मैं कहीं न कहीं देखता हूँ कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आया है। क्योंकि 22 जिलों की यात्रा करेंगे, तमाम जिले घूम रहे हैं, वो सीमांचल भी गए, आज मिथिलांचल आ रहे हैं, और पहली बार अपोजिशन की यूनिटी दिख रही है किसी बड़े फोरम पर। लास्ट मुझे याद है गांधी मैदान में एक रैली हुई थी। उसके बाद एक बड़ा देख रहा हूँ कि मैं एक साथ इतने दिनों तक जिस मच नीडेड अपोजिशन यूनिटी की जरूरत थी, वो इस बहाने दिख रही है। लेकिन मेरा इसमें एक राइडर है, अर्बन एंड रूरल डिवाइड में देख रहा हूँ। जहाँ अर्बन एरिया में एसआईआर की चर्चा है, कंसर्न्स हैं, विलेज में ये सीप नहीं कर रहा है एकदम। आप विलेज में जाएंगे तो उनकी यात्रा के बारे में, इवन एसआईआर के कंसर्न्स के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं, उतनी जानकारी नहीं है। वो पोटेंशियल, मुझे वो मुद्दा नहीं दिख रहा है। अब मुझे लगता है कि 65 लाख के बियॉन्ड अगर फर्दर डिलीशंस होते हैं, देन इट कुड स्नोबॉल इनटू अ बिग पॉलिटिकल इशू, ये मुझे लग रहा है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, पहली बार अपोजिशन, थोड़ा पीछे से हट जाइए आप। पहली बार अपोजिशन जो है एक साथ एक फोरम पर आकर के लगातार एक बात की चर्चा कर रहा है, जो कि अभी तक सेलेक्टेड मीडिया में आप कर रहे थे, हम कर रहे थे, कुछ और लोग कर रहे थे, उसमें चल रहा था। तो पहली बार लग रहा है कि पॉलिटिकल इशू है, कितने डिलीट हुए हैं, कितने डेड थे उनके नाम चले गए हैं, और ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स लेवल पर ज़्यादा हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर कम हो रहे हैं। तो एसआईआर की पॉलिटिकल जो चर्चा है वो इस यात्रा के कारण से मुझे लगता है
कि पहली बार एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक डिवोटेड रूप से आप मैं देख रहा हूँ कि ये होता दिख रहा है। एक और सवाल उसके बाद अजीत जी के पास जाऊंगा जी। कि अचानक देखिए 24 जून को नोटिफिकेशन जब एसआईआर को लेकर हुआ और उसके बाद फिर जिस तरह से एसआईआर को लेकर तमाम सवाल उठे, जिस तरह से एसआईआर के दौरान गलत तरीके से वोटर का नाम काटना या जोड़ना, ये सब चीज़ें हुई और अब ये यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, प्रियंका गांधी भी मैदान में आ गई हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये विपक्ष ने, राहुल और तेजस्वी के गठबंधन ने इस तरह से इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना के सड़क पर उतर गए, कई जिलों में घूम चुके, हजारों की भीड़ जुटा रहे, पूरी ताकत, पूरी मशीनरी झोंक दी। क्या ये इशू, उतना बड़ा इशू बिहार के वोटर के लिए निर्णायक मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से वो इसको सबसे बड़ा इशू लेकर आ गए हैं? देखिए, अपोजिशन की कमजोरी यहाँ ये है कि वो मोमेंटम को पूरी तरह से बिल्डअप करते हैं लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। हाँ। ये समस्या होती है कि क्या अभी भी चुनाव में टाइम है, क्या उसको सस्टेन कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इतने पार्टी के बीएलओ हैं और अब जब आप देखेंगे अभी तक मात्र 10 कंप्लेंट, ऑफिशियल कंप्लेंट कल तक का जो डेट है वो CPI-ML लिबरेशन का आया है। आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी है, जेडीयू इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस भी अच्छी खासी बड़ी पार्टी है, उनकी तरफ से कोई वो बीएलए की लेवल, बूथ लेवल एजेंट के लेवल पर जो होना चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ एक मिसमैच देख रहा हूँ, वो सिंक नहीं देख रहा हूँ। तो और पूर्व में भी बहुत सारी यात्राएं की थी लेकिन वो होता है कि बीच में ही छोड़ देते हैं, इसको क्रेसेंडो तक नहीं ले जाते हैं। तो मेरा 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 कंसर्न यही है उनकी तरफ से कि उसको सस्टेन कितनी देर ये कर पाएंगे। इसके बाद जैसे कल तेजस्वी जी ने अपील किया है अपने ग्राउंड लेवल पर वर्कर को कि आप काम करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह से वो होता हुआ दिख रहा है उनको। अब उसके बाद जो यात्रा खत्म हो जाएगी उसके बाद के उनके प्लान्स क्या हैं? इज देयर सीरीज ऑफ रैली होगा, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग होगी, ताकि उसको आप सस्टेन करनी मुद्दा हो। चुनाव तो नवंबर में है, अक्टूबर आखिर में, नवंबर हाँ, चुनाव अब मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली छठ के बाद नवंबर के फर्स्ट सेकंड नवंबर में होगा। तो वहां तक उसको सस्टेन करना इसी मुद्दे को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो डिलीशन 65 लाख के बियॉन्ड होगा तो एक बड़ा मुद्दा ये बन सकता है, बनने के मुझे एक पोटेंशियल दिख रहा है। और इसमें भी अगर ये दिखाते, मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से 5000 कंप्लेंट्स हो जाते, तो दे वुड हैव समथिंग टू शो कि इतने प्रकार के एरर्स हुए हैं। जो भी आ रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख के करीब, वो इंडिविजुअल्स लेवल के आ रहे हैं। कि पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं कि उनके फॉर्मेट में बहुत एक लीगल प्रॉब्लम है, बहुत कम्प्लेक्स फॉर्मेट है। तो ये तो आपको सेंसिटाइज करना चाहिए था ना, आपको अवेयरनेस आपके लेवल पर होनी चाहिए थी, आपकी कमी है। CPI-ML जैसी छोटी पार्टी ने कैसे कर लिया? 10 ही किया, उन्होंने कहा 10 नहीं दिया था, 10 एडमिट हुए हैं, उन्होंने बहुत उनका यही कहना है कि जो BLAs हैं वो जो फॉर्म दे रहे हैं उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जाके BLO से मिलो, BLO वही फॉर्म अपनी तरफ से क्लेम ऑब्जेक्शन में जमा कर रहा है, BLA के खाते में नहीं जा रहा है और BLA के फॉर्म वहीं रह जा रहे हैं। हाँ, वो BLO पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ। उनको कहीं न कहीं दबाव से लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के नंबर्स तुम ज्यादा मत दिखाओ। हाँ। इंडिविजुअल से लो। हाँ। बल्कि BLO इनको कह रहे हैं कि जब इंडिविजुअली वो कर सकता है तो आप क्यों कर रहे हैं? हाँ। तो उनको भी लगता है कि ये हो सकता है। जैसे कुछ पार्टियों ने, कांग्रेस ही कल बता रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे बता रहे थे कि एक जगह 3-4 हजार उन्होंने किया है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है? हाँ। वो इंडिविजुअल्स नंबर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हाँ। अब एक तो BLO, BLA और SIR ये सब, लेकिन वही सवाल बुनियादी है, चूंकि सबसे यात्रा, एम्बिशियस यात्रा राहुल और तेजस्वी की है और उस एम्बिशियस यात्रा को इतना बड़ा माहौल बनाया गया कि तमाम दूसरे राज्यों से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस की पूरी मशीनरी और ऑब्वियसली तेजस्वी, लेकिन उसका टेक अवे इस यात्रा के इतने दिन में अगर हम देखें, 17 तारीख से यात्रा शुरू हुई, आज हम 26 पर हैं, तो बीच में ब्रेक भी हुआ 2 दिन, तब भी 7 दिन 8 दिन की यात्रा हो गई। तो 8 दिन की यात्रा का टेक अवे और उसके पहले इसमें कोई बदलाव आया अपोजिशन के पक्ष में या सत्ता पक्ष के लिए थोड़ी मुश्किल परेशानी की स्थिति, या क्या दिख रहा है? देखिए, इसमें एक चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि अपोजिशन यूनाइट हुआ। उसके पहले बीच में इनका कद काफी बड़ा है, 6 फीट 4 इंच है, तो बात करने में मतलब थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन हाँ सॉरी नहीं, जो 9 जुलाई की यहाँ जो चक्का जाम किया बिहार में, वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ इस साल। 5 बार राहुल गांधी आए,
वो पहली दफा ऐसा हुआ कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मंच शेयर किया, नहीं कि वो आते थे, अंबेडकर छात्रावास में गए, जगलाल चौधरी की यात्रा की, वो की जयंती पर आए, या वो नौकरी दो पलायन रोको यात्रा, ये सब में तेजस्वी नहीं आते थे। तो एक बड़ी चीज एसआईआर ने ये किया कि इन तमाम पार्टियों को ये लोग एक मंच पर आए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आए, मुकेश सहनी उनके साथ आए, दीपांकर भट्टाचार्य दिखे, तमाम लोग एक मंच पर दिखे। तो एक तो ये बड़ी चीज अपोजिशन के लिहाज से ये हुई कि एसआईआर ने उनको एकजुट किया। अब आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें अजीत जी, तो आमतौर पर ऐसे आंदोलन छोटी चीजों से शुरू होते हैं। तो बड़ी हम लोगों ने दिल्ली में देखा 74 का आंदोलन कैसे, अब मेस की फीस बढ़ गई और बस की फीस बढ़ गई, उससे आंदोलन शुरू हुआ, चिमन भाई के खिलाफ और बिहार तक आया। तो वो आंदोलन उस तरह से शुरू होता है। उसके बाद ये लीडर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको बड़ा करता है, उसमें कई और आयाम जोड़ता है, उसको आंदोलन को बड़ा बनाता है। अभी तक एसआईआर के आंदोलन में वो बड़ा होता नहीं दिख रहा है हमको। देखिए एसआईआर जो अभी कनेक्ट की बात है, जहाँ पे पब्लिक के साथ कनेक्ट की बात है, लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। अब जिनके नाम नहीं कटे, मान लीजिए 7 करोड़ 24 लाख के नाम नहीं कटे, तो वो अपने को इसे निरपेक्ष मान रहा है। उसको लग रहा है कि हमारा इसे क्या लेना देना, हमारा नाम तो है, हमारा वोट तो नहीं चोरी हुआ। तो इसलिए वो उस तरह से कनेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये एक मौका था, एक बहाना था। आप इस बहाने जब सड़क पर उतरे, एनर्जी लगाई, अपने सारे संसाधन लगाए आपने और एक यूनिटी बनाई, तो इस यूनिटी को आप बिहार के जो दूसरे मुद्दे हैं, जो ओरिजिनल मुद्दे हैं, उनकी तरफ ले जाते। बेरोजगारी, शिक्षा, एक आदमी की सरकार है ना 20 साल से, तो मुद्दे थोड़े खोजने होंगे जी। एक आदमी की सरकार है 20 साल से, और जितनी समस्याएं हैं बिहार की, उसके लिए एक ही आदमी जिम्मेदार होगा। आप दूसरे किसी को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। नीतीश कुमार का निर्बाध राज रहा है 20 साल, बिल्कुल। और आज अगर पलायन लगातार हो रहे हैं, इतना पलायन हो रहा है कि 12,000 ट्रेनें चलाने की बात हो रही है। 6,000 जोड़ी ही ट्रेन अगर चले ले आने के लिए लोगों को, और लोगों को टिकट नहीं मिलती है, भेड़ बकरियों की तरह लोग लद के आते हैं। इतना पलायन है, 10,000 12,000 की नौकरी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। ऐसी गरीबी है, ऐसी अशिक्षा है, स्वास्थ्य की ऐसी खराब व्यवस्था है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तमाम सूचियों में सबसे नीचे हैं, 36वें स्थान पर हैं। तो इतनी तो सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। ये समस्याएं आप एसआईआर के बहाने रैली करिए, आंदोलन करिए, सड़क पर उतरिए, और लोगों को उन मुद्दों से कनेक्ट करिए जो लोगों की उनके अपने मुद्दे हैं। भले कोई और भी ये मुद्दे उठा रहा है, लेकिन ये किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल के मुद्दे नहीं है, ये बिहार के मुद्दे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो एसआईआर को लेकर, जैसे एक सवाल ये जहन में आता है कि भाई आप 65 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, उस 65 लाख में से हो सकता है कुछ लाख लोगों के नाम गलत तरीके से काटे गए, लेकिन बहुत सही भी होंगे। 22 लाख मृतकों की लिस्ट में है, हो सकता है कुछ लोग गलत काटे गए लेकिन लाखों लोग मरे ही। विस्थापित में 37 लाख हैं, हो सकता है कुछ गलत काटे गए लेकिन विस्थापन हुआ भी। तो सवाल उठता है कि उनमें से कुछ लाख लोग के नाम अगर गलत काटे गए, वो भी अगर पर है, अभी वो डेटा आया नहीं है, लेकिन उसके बाद 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम अगर आगे आ जाते हैं जो अभी उसके बारे में नहीं पता, तो फिर उनके लिए क्या ये बड़ा सवाल है। अब उस सवाल को उन तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर चल रहे हैं, एक नागरिक एक वोट, संविधान, ये सब हवाला दे रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग उस विषय से कनेक्ट कर पाएंगे? इसी सवाल का जवाब हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो भाई कोई एक इशू ही टेक ऑफ होता है। जैसे सही आपने कहा, जेपी के समय मेस के फीस को लेकर वो आंदोलन इतना हुआ, लेकिन उस समय एक माहौल था, और उसके बाद क्या हुआ हम राजनीतिक इतिहास, तो इमरजेंसी भी उसी वजह से हो गई, इंदिरा गांधी ने जो भी किया। लेकिन अब बिहार में इतने सारे इशू पर लगातार विपक्ष मान लो बोलता रहा, लेकिन अब एसआईआर को लेकर उन्हें लग रहा है कि एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा है कि उसको लेकर इतनी लंबी यात्रा, 15 दिन 14 दिन की यात्रा निकाल दी गई। अब उसके बाद उस यात्रा के असर को कैरी फॉरवर्ड करना, जो संतोष जी कह रहे हैं, और उसके बाद बाकी इशू को उठाना, ये बड़ी चुनौती है अभी। बिल्कुल बड़ी चुनौती है, बाकी इशूज उठाएं। और एसआईआर के मुद्दे के साथ जो अपोजिशन ने एक मुद्दा कनेक्ट किया, ये कि जैसे आपको लोकसभा चुनाव में आपने बहुत कवर किया, हम लोग भी तमाम घूमे, संविधान खतरे में है और आरक्षण छीन लिया जाएगा, यही मुद्दा। ये चलते हुए इधर बैठते हैं जरा। हाँ, आरक्षण छीन लिया जाएगा, ये मुद्दा था, ये मुख्य मुद्दा था। और आप एक मिनट, आप यहाँ बैठिए, थोड़ा एक सीट दे दीजिएगा, आप इधर बैठिए। आइए संतोष जी, यहाँ बैठिए, आप बैठिए, मैं बीच में खड़े होकर आप दोनों से बात करूंगा। यहाँ बैठिए, सॉरी, थोड़ा चेयर हटा देना सामने से। हाँ सॉरी। तो अब उसमें ये लोगों को कनेक्ट को, देखिए संविधान खतरे में है, किस तरह से खतरे में है, ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज हो जाती है, ये जनता को समझ में नहीं आती है। लेकिन आरक्षण छीन लिया जाएगा हमारा, ये समझ में आया। वैसे ही अगर आप एसआईआर को आप इस तरफ ले जाते हैं, जो ले जाने की कोशिश हुई है, हमने तो एक भाषण सुने हैं कि राशन में से नाम कट जाएगा, आपका सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं मिल रही हैं उनमें से नाम कट जाएगा आपका,
आपको संदिग्ध नागरिक बना दिया जाएगा। जैसे एक श्रेणी नॉट रिकमेंडेड की है, जो संतोष जी ने कहा कि 7 करोड़ 24 लाख की जो लिस्ट है मसौदा सूची, उसमें से कितने नाम कटते हैं, फिर वो बड़ा इशू हो जाएगा। अगर उसमें से नाम कटते हैं और उसमें कोई ट्रेंड इमर्ज करता है, आप उसको इशू बनाते हैं कि राशन चला जाएगा, सामाजिक सुरक्षा की योजना चली जाएगी, इतनी सारी जो आपकी दूसरी चीजें हैं नहीं बिहार में अभी, तो फिर वो लोगों को कनेक्ट करेगा, वो लोगों को अपील करेगी चीजें। तो आप एक तो वो मुद्दा एसआईआर को ही अगर बड़ा मुद्दा करना चाहते हैं, इसके ही अलग डायमेंशन देना चाहते हैं, तो ये डायमेंशन उसका सबके सामने है, आप ये डायमेंशन दे सकते हैं। दूसरा एसआईआर जो आप कह सकते हैं, जो इसमें नाम हटा देना, इसको आप किस चीज से जोड़ रहे हैं? एक अधिनायकवाद से जोड़ रहे हैं, एक शासन की तानाशाही से जोड़ रहे हैं कि आपका वोट छीना जा रहा है, आपके साथ ज्यादती हो रही है। इस पर आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ भी देखिए, रोज जब भी छात्र निकलते हैं एसएससी, अभी दिल्ली में एसएससी के छात्रों पर लाठियां चली, यहाँ जब भी छात्र सड़कों पर उतरते हैं, टीचर सड़कों पर उतरते हैं, लाठियां चलती हैं, उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है। ये दिल्ली में भी हो रहा है, नेताओं के साथ हो रहे हैं। इसके साथ ये जो दूसरा बिल आया है, ये लोगों को अरेस्ट करने की जो बात हो रही है कि 30 दिन अरेस्ट कर दिए तो सरकार में से हटा दिया जाएगा। तो सरकार की तानाशाही, सरकार की ज्यादती, अधिनायकवादी सोच आप इस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। देखिए, बिहार आंदोलन की धरती रहा है, लेकिन किसी चीज पर नहीं आंदोलित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लेके आइएगा और आंदोलन हो जाएगा। आपका आंदोलन का एक मुद्दा होना चाहिए, एक ब्रॉडर बड़ा मुद्दा होना चाहिए है, और एक लीडरशिप होनी चाहिए है जो उस आंदोलन को इग्नाइट कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। वो इसमें एक, अगर ये लोग अपोजिशन की सारी जो कवायद है, पता नहीं तेजस्वी यादव क्यों नहीं लीड कर रहे हैं इसको। अगर हमको एक पोटेंशियल ये दिखता है कि तेजस्वी यादव या बिहार की जो पार्टी है कांग्रेस में ही, अगर राजेश राम है, राहुल गांधी उसको फैसिलिटेट करें। अभी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, ये प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं है। अगर आपको यहाँ बिहार का एक चेहरा आप प्रोजेक्ट करते हैं, एक चेहरे, दो चेहरे आपके पास, जो 3-4 चेहरे आप दिखा रहे हैं, मुकेश सहनी हो, तेजस्वी यादव हो, राजेश राम हो, ये लोग आंदोलन करें कि भाई हक छीना जा रहा है, हकमारी हो जाएगी, आपको संदिग्ध नागरिक बना दिया जाएगा, आपका वोट छीन लिया जाएगा, राशन छीन लिया जाएगा आपके साथ। आप तो ये चीज़ें लोगों को ज़्यादा अपील करेंगी। ये 2-3 चीज़ें हम इसमें जो समझ रहे हैं वो यही है कि आप एसआईआर के बहाने शुरू किए, बड़ा मुद्दा जोड़िए उसके साथ, लोगों के इंटरेस्ट को जोड़िए उसके साथ, और एक लीडरशिप ले आइए। जब तक बड़ा मुद्दा नहीं होगा और एक बड़ा लीडर नहीं होगा, चेहरा नहीं होगा, तो लीडर तो जो है वो तो सामने है, जो विपक्ष का लीडर है, जो गठबंधन का, इंडिया गठबंधन की लीडरशिप है या मुख्यमंत्री का दावेदार है, वो तो सामने है। नहीं तो कहाँ दावेदारी घोषित कर रहे हैं आप? दावेदारी भी नहीं घोषित कर रहे हैं, उनको लीड भी नहीं करने दे रहे हैं। यात्रा तो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने प्लान की यात्रा। ऐसा अभी भी ऐसा लग रहा है कि आरजेडी बहुत बेमन से शामिल हुई है, लेकिन घूम तो सब जगह, सब रहे हैं। जीप पे, खुली जीप पे साथ ही घूम रहे हैं, पोस्टर है, बैनर में साथ हैं। चुनाव 3 महीने हैं तो क्या करेंगे? नहीं दिखाएंगे, नहीं घूमेंगे। लेकिन एक आप लीडरशिप, राहुल गांधी कहते, जब उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री बनाइए, तेजस्वी यादव ने पब्लिक के बीच में कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए, तो राहुल गांधी नहीं कह रहे कि इनको मुख्यमंत्री बनाइए। अगर बहुजन की राजनीति आप कर रहे हैं और नेचुरल लीडरशिप में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर अगर तेजस्वी इमर्ज किए हैं पिछले 10 साल के अपने राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव से, तो उनका चेहरा आगे ले आने में क्या दिक्कत है? हमको लगता है वो चेहरा ज़्यादा कनेक्ट करेगा इशूज के साथ, क्योंकि वो पूरे अभी जब से अपोजिशन में है, वो नौकरी का क्रेडिट उनको मिलता है, वो बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे तो सारे वो उठा रहे हैं ना, तो उनके चेहरे से ज़्यादा कनेक्ट होगा अगर ये मुद्दा भी वही उठाते हैं। संतोष जी, आप क्या सोचते हैं? जैसे ये कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई जब हुआ 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें राहुल गांधी से किसी ने सवाल पूछा तेजस्वी के बारे में, तो राहुल गांधी उस सवाल से बच गए और उन्होंने उसका गोलमोल सा जवाब दिया कि हम लोग सब मिलके कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन तेजस्वी के नाम को इंडोर्स नहीं किया। क्या उसका भी कोई फॉलोआउट है या उसका कुछ मतलब है? जरूर मतलब है। अब पूरी तरह से अपोजिशन का ये कंट्राडिक्शन दिखता है। एक प्लेटफॉर्म तो आ गए, लेकिन जो एक क्लैरिटी ऑफ लीडरशिप जो है, जो अजीत जी भी बता रहे थे, उसकी कमी है। जो लास्ट टाइम जब तेजस्वी आए तो एक प्रोजेक्ट हुए, वो एक 10 लाख के नैरेटिव को लेकर के बहुत दूर तक आगे गए। इस बार अभी तक आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है। ठीक है, वो सबसे बड़ा अपोजिशन है, नेचुरली वही नेता हैं, लेकिन आप पब्लिक में ये मैसेज देने में सफल नहीं हैं। जैसे वो शिक कह रहे थे कि आप एसआईआर के साथ इंटीग्रेट कर सकते थे। तो मैं देखिए, एसआईआर का 3, अगर मैं देखूंगा उसमें रिलेट करूंगा, उसका 3 खंड है। एक खंड है उसके प्रोसीजर का, एक उसकी टाइमिंग है, थर्ड पार्ट इंटेंशन है। प्रोसीजर में आप ये कह सकते थे कि हमारे आपके पास अगर पॉकेट में हाथ डालेंगे तो सबसे क्या आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा? आधार कार्ड। तो जो मोस्ट पॉपुलर डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, उसको आपने हटा दिया। आधार को हटाया, उसके बाद मतलब जो भी है, उसके बाद राशन, इपिक, जो सेकंड थर्ड वाले को हटा दिया।
आपने प्रोसेस को डिफिकल्ट दुरूह बना दिया लोगों को, ताकि लोगों को लगे, तभी तो संशय लोगों को हुआ कि ये आखिर ये हो क्या रहा है। सेकंड पार्ट थी टाइमिंग। एक मोस्ट बीएलओ, जो आपने भी काफ़ी लोगों से बातचीत की, वो हमें सारे बीएलओ तकरीबन बोलते हैं ये नॉन इलेक्शन ईयर में होना चाहिए था, इसको 6 मंथ से 1 साल का समय दिया जाना चाहिए था। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो एनुअल जो रिवीजन जो होता था उससे भी वर्स है, समरी रिवीजन से। हाँ, ठीक है, रिवीजन, इसमें समरी रिवीजन से। हाँ। ये मोर और लेस वर्क फ्रॉम होम मोड है, ये इट इज सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर एट होम है। इस प्रोसेस में क्या हुआ, वो घर गए ही नहीं, उसने 4 सिग्नेचर किए, उसने नंबर्स को दिखाए, बीएलओ ने नंबर्स को, वो खुद मानते हैं कि हमने नंबर्स को दिखाए। सेकंड फेज में भी 2 दिन पहले क्लेम आया कि 98%। फील्ड में मुझे कल 99% हो गया वो। फील्ड में मुझे वो मिसमैच दिख रहा था। अभी भी मिसमैच है, लेकिन मैं बीच में थोड़ा टोकूं, मैं थोड़ा एसआईआर से अब पॉलिटिकल ज्यादा समझना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल सिनेरियो में एक सिनेरियो था 24 जून के पहले का, जब एसआईआर का कोई नोटिफिकेशन नहीं था। एक सिनेरियो हुआ 24 जून के बाद का, पोस्ट 24 जब नोटिफिकेशन आया, और उसके बाद ये बवाल, और अब ये जो भी यात्रा निकल रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे अजीत जी ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि इसको कैसे आगे ले जाते हैं 2.5 महीना अपोजिशन, तो बीजेपी कहीं से इसमें कोई चुनौती ऐसा लगता है कि नहीं देख रही है एसआईआर में? कोई बीजेपी का नेता सब एसआईआर से सहमत हैं, तो क्या बीजेपी को इस मान के चल रही है कि एसआईआर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, या उनके लिए कोई डेंट नहीं करेगा, या उनका वोट कोई नहीं कट रहा है, या ये वोट जितना कट रहा है उससे ज़्यादा बवाल कर रहे हैं? तो अगर देखें तो बीजेपी के लिए क्या ऐसी निश्चिंतता है कि विपक्ष की लड़ाई से बीजेपी निश्चिंत है, या निश्चिंत दिखने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कंसर्न नहीं है। हाँ। वो ऑन रिकॉर्ड कंसर्न नहीं शो करती है। हाँ। उनको कंसर्न है, वो हम लोगों से फीडबैक लेते हैं कि यात्रा का क्या असर है, क्या एक पोटेंशियल इशू के रूप में स्नोबॉल करेगा, ये बनेगा, ये वो पूछ रहे हैं। लेकिन अगेन बैक टू, आप भी बिहार के हैं, यहाँ जो बैक टू सोशल कम्युनिकेशन के रूप में वो सोचते हैं कि हमारी कन्वर्टिबिलिटी जो है, नीतीश कुमार की ने जो एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी बनाई हुई है, एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। चिराग पासवान एक तकरीबन 6% दलित वोट्स लाते हैं, तो हमारा कन्वर्जन रेट अच्छा है। और कहीं कहीं बीच में उनको लगता है कि प्रशांत किशोर एक ऐसा कुछ कर दें कि हमको ज़्यादा फायदा हो जाए, इस सेक्शन के वोट काटें तो हमारी राह आसान हो जाए। तो एक तरह से थोड़ा बहुत कहें कि उनको एक तरह से डिनायल मोड में भी हैं कि ये, और इनको लगता है कि ये अपोजिशन यूनिटी जो बनी हुई है ये सस्टेन नहीं कर पाएगी लंबे समय तक। कि अभी हुआ, राहुल गांधी आए, कि सिर्फ जैसे उन्होंने कहा अजीत जी ने कि सिर्फ राहुल गांधी सेंट्रिक क्यों यात्रा हो। यहाँ जैसे कि यहाँ उल्टे भी देखें कि जब नरेंद्र मोदी आए प्राइम मिनिस्टर, उनकी सेंट्रिक यात्रा क्यों हो, उसके अलावा जो है उसके बाद सीधा ब्लैंक हो जाता है। दोनों साइड की बातें, दोनों साइड सही बात, उधर भी राहुल गांधी, इधर भी जब नरेंद्र मोदी आते उबाल आता है, भीड़ आती है, डिटो फॉर राहुल गांधी। तो लेकिन ये असेंबली इलेक्शन है, इसमें असेंबली इलेक्शन में कोई ऐसे इशू नहीं होते हैं कि जो एक यूनिफॉर्म इशू होता है। इसमें माइक्रो लेवल के, कंस्टिट्यूएंसी वाइज, कैंडिडेट्स वाइज बहुत तरह के छोटे छोटे इशू होते हैं। उस चीज़ को कैप्चर करना पड़ेगा। जब तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप रैली नहीं करेंगे, मैं अभी गांव घूम रहा था, गांव में अब लोग सब पूछ रहे हैं कि कैंडिडेट्स कौन है। इवन प्रशांत की चर्चा है गांव में, लेकिन लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया उनको वोट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू, इतने माइक्रो लेवल पर सोच रहे हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चर्चा गाँव में बहुत कम है। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अर्बन डिस्कोर्स है। अच्छा, हाँ, अर्बन डिस्कोर्स है, वो चर्चा नहीं है। और खास करके महिलाओं से अगर बात करें, जो कि एक कास्ट न्यूट्रल कंस्टिट्यूएंसी मानी जाती है, वो कहती हैं कि सब कुछ तो ठीक है, हमको 400 से 1100 पेंशन मिल गया, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई, उसके पहले इतना सारा नीतीश कुमार ने किया, 35% जॉब में रिजर्वेशन है, 50% पंचायत में दिया। तो ये वो कंस्टिट्यूएंसी मुझे आसानी से टूटती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो कहाँ से सेंधमारी होगी, वो है। तो बीजेपी और जेडीयू का कंप्लेसेंस है, ये कहीं न कहीं इन सारे भाव से जो पास्ट के जो रिजल्ट हुए हैं, और अपोजिशन जिस प्रकार से डिसएरे हो जाता है, एक साथ में आना, गाड़ी तेजस्वी का गाड़ी चलाना, उनके मखाना के खेत में जाना, ये बहुत ऑप्टिक्स हैं, बहुत अच्छे ऑप्टिक्स हैं। लेकिन इस ऑप्टिक्स के बियॉन्ड क्या, इस ऑप्टिक्स के बाद क्या, ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं। और इस बार देखिए, पिछली बार 10 लाख का मुद्दा था, इस बार तेजस्वी के पास मुद्दा नहीं है। पॉलिटिक्स में मैसेज, मैसेंजर, मशीनरी, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। तेजस्वी के पास मैसेज नहीं है, मैसेंजर है, मशीनरी है। बीजेपी के पास मशीनरी है, मैसेज और
मैसेंजर हाफ है, प्राइम मिनिस्टर को लें, और उसी प्रकार से लेंगे प्रशांत किशोर के पास लेंगे, उनके पास मैसेज भी है, मैसेंजर भी है, मशीनरी नहीं है। तो ये इन तीनों तीन एम के बीच में बिहार की पॉलिटिक्स मुझे कहीं ना कहीं वो फंसी हुई नज़र आ रही है। एक नैरेटिव, एक अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट जो तेजस्वी को देना चाहिए, इवन फॉर दैट मैटर अपोजिशन का, तो अगर ये नहीं है तो आप क्या ऑफर कर रहे हैं? 125 और 200 मेगावाट बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ ज़्यादा मात्रा संख्या में बढ़ा दिया, या लाडली बहन योजना की तरफ कुछ, पॉपुलिज्म के बियॉन्ड क्या है आपके पास ब्लूप्रिंट? तो ये बताना पड़ेगा। एक लीडरशिप की क्लैरिटी चाहिए कि कौन लीडरशिप हो, जो भी लीडर हो, वो क्लैरिटी होगी तब पब्लिक में वो चर्चा होती है कि हाँ इनके सामने में ये खड़ा है। तो ये बताइए जैसे अब मैं थोड़ा प्रशांत किशोर पे भी आगे बात करूंगा, लेकिन जैसे विपक्ष 20 साल की एंटी इनकम में से बीच में छोड़ दीजिए कि कुछ दिन बाहर रहे जीतन राम मांझी या जो भी है, लेकिन इतने लंबे अरसे में नीतीश कुमार के 20 साल के रिजिम में, जैसा कि मैंने कहा बीच के कुछ महीने हिस्से छोड़ दिए, बहुत सारे इश्यूज होंगे, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे वो नॉन परफॉर्मेंस का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे बिहार में बेरोजगारी का हो, कोई जो फैक्ट्री प्लांट्स ये सब कुछ नहीं। हाँ, सड़कें बन गई, बिजली बेहतर हो गया, बस सड़कें बिजली 20 साल तक तो नहीं चलेगी, उसके बाद आदमी को एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीज़ चाहिए। ये सारे इशू बिहार के लोगों के लिए हैं कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी के रूप में चर्चा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है। लेकिन देखिए ना, अब एनडीए फॉर दैट मैटर नीतीश कुमार कन्वीनियंटली अपनी तुलना खुद से नहीं करते हैं। हाँ, वो सीधे बैक टू जंगल राज चले जाते हैं कि के पहले चले हाँ, जाते हैं। वो 90 से वो याद दिलाते हैं कि ये बहुत उनके लिए कहीं ना कहीं कन्वीनियंट मुझे लगता है कि ये इशू हो रहा है। जी, हाँ। आप क्या पूछ रहे थे? मैं वही कह रहा था कि ये सारे 20 साल का इशू नहीं है क्या एंटी इनकम्बेंसी, जो बीजेपी और एनडीए के लिए मुश्किल हो? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी इशू है। आप हाँ। कंस्टिट्यूंसी वाइज दीजिएगा, कैंडिडेट क्वाइट्स के दीजिएगा, तो वो एक तरह से चर्चा है कि इन्होंने इस साल काम नहीं किया। लेकिन जब वो उलट देखते हैं, और ये मत भूलिए कि इस बीच में 2 बार तेजस्वी सरकार के पार्ट बने, तो यू हैव टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ऐसा नहीं होगा कि सेलेक्टिवली, उसमें क्या है कि तेजस्वी का एज ए लीडर आपका कद बड़ा हुआ, लेकिन आप एज ए पार्टी ग्रो नहीं किया। 2020 के बियॉन्ड जो है, जो अब एक लग रहा था कि 110 सीटें आई, 12 सीट ही आपके पास कम है, वो एक नैरेटिव के साथ उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने पिता के पोस्टर्स नहीं लगाए, सेकुलरिज्म और वो सोशल जस्टिस के स्लोगन को यूज नहीं किया, इकोनॉमिक जस्टिस को स्लोगन को यूज किया। तो वो लग रहा है कि वो एज ए पार्टी, एज ए लीडर अराइव कर गए हैं। अब लीडर के रूप में मैच्योरिटी आई है, लेकिन उनकी पार्टी का ग्रोथ मुझे नहीं दिख रहा है। वो जो एक नए नैरेटिव के साथ आते, वो नहीं दिख रहा है। लोग जब तुलना करते हैं ना, तुलना करके कहते हैं कि ओके, मतलब अब बैड और वर्स की तुलना हो जाती है कि चलिए लगातार एंटी इनकम्बेंसी है, अगर किसी को चुनना है ये बेटर है। अगेन मतलब सोशल कम्बिनेशन की जो बात होती है, अगर मैं देखता हूँ कि आरजेडी के सोशल बेस में वो MY प्लस वॉट वो जोड़ता हुआ मुझे ग्राउंड में मुझे नहीं दिखता है कि उसके प्लस वो प्लेटर पर वो क्या ला रहे हैं। तो वो जो एक सोशल इंजीनियरिंग की वो एक जो इशू बना हुआ है, वो उनके साथ है। जो उनका एसेट है लालू प्रसाद का पुत्र होना, वो उनकी लायबिलिटी भी है। अभी भी देखिए ना, बिहार के पॉलिटिकल बिजनेस लालू यादव एंड नो लॉयर, फॉर हिम अगेंस्ट हिम, ये चला आ रहा है। वो आप सोचिए कितने बड़े फेनोमेनन पॉलिटिक्स के हैं अभी भी, कि एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होते हुए भी उनके साथ फॉर हिम और फॉर एंड अगेंस्ट लालू प्रसाद चल रहा है। अब अजीत जी, जैसे इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि क्या जैसे पिछली बार के तेजस्वी यादव ने जो 2020 में थे, ठीक है, नेक टू नेक जैसी स्थिति पहुंचते पहुंचते, जैसे सीमांचल में अगर MIM ने 5 सीट जीती नहीं होती और जो डैमेज किया, आज भी वो हर सभा में यही बोलते हैं कि 11 या 12 हज़ार वोट का ही तो फर्क है पिछली बार से। तो उस समय के तेजस्वी यादव और इस समय के तेजस्वी यादव, जिसमें एक 10 लाख नौकरी का एक बड़ा मुहिम था जो बन गया, लोगों तक पहुंचा, तो क्या फर्क दिखता है? अगर जैसे आज वो कह रहे हैं कि ये उनका बेटा होना उनके लिए एसेट भी है और बैगेज भी है। नहीं, तेजस्वी यादव में तो बहुत फर्क है। तेजस्वी यादव ज़्यादा मैच्योर हो गया एज ए पॉलिटिशियन, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक क्लेम करते हैं
ये जो रोजगार का नैरेटिव बिहार में बना, ये नरेशन हमने बनाया। हमने रोजगार दिया, नहीं तो उसके पहले तो नीतीश जी पूछते थे कि पैसा क्या इनके पिताजी देंगे, तो नौकरी ये बात हमने सही भी है। हाँ भाई, बात करते ही सही थे, भी वो है। कहते भाई थे। वो तेजस्वी के याद आ गया, अच्छा किया आपने कि यही जब तेजस्वी ने 10 लाख का किया तो यही कहते हाँ, पैसा कहते पिताजी थे कि देंगे पैसा आपके पिताजी सुशील। देंगे। लेकिन मुझे अगर ठीक से याद है 20 में चुनाव में था, तेजस्वी के 10 लाख के मुकाबले सुशील मोदी ने 19 लाख का कोई किताब लेके आ गए थे। 19 लाख का रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन तब तो ये कहा गया था, उन पर तंज किया गया था, ये भी कहा गया था कि जेल से पैसा आएगा, ये सब कहानियां हुई थी। तो एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए परफॉर्मर तेजस्वी यादव इमर्ज किए। तेजस्वी यादव का की एक इमेज बनी कि ये रोजगार देते हैं, इनके प्रेशर में रोजगार दे रहे हैं। आज भी उसको इशू बना रखा है उन्होंने, ये कॉपी पेस्ट सरकार है, हम जो वादे करते हैं उसको ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे सामाजिक सुरक्षा की पेंशन हो या बिजली फ्री करना हो या अभी ये जो माई बहन मान योजना की भी कुछ घोषणा हो सकती है उसको लेकर के। तो एज अ लीडर अभी आप वो भी देखिए, वो तमाम दूसरे सर्वे में हम किसी को कोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर लीडर इमर्ज कर गए हैं तेजस्वी यादव। जो उनका वोट आधार है वो उनकी पॉपुलरिटी में दिख रहा है। लेकिन 2020 का भी जो चुनाव था वो 12,000 15,000 ये कहने की बातें होती हैं, ऐसे नहीं होता है कि आप 12-15,000 वोट आपको आ गया होता। हो सकता है कि आपको 15,000 वोट ज्यादा आया होता तो आपकी 10 सीटें कम हो जाती। 15,000 किसी 12,000 किसी हाँ, 2 सीट पे आ गई, 6,000। वो सवाल उठता है कहाँ हारे उसकी बात है, कहाँ हारे उसकी बात है। और अगर मान लीजिए कि 18 सीटों पर हम लोग एक देख रहे थे वो कि 5 सीट जीते तो वैसी, और 12-13 सीटों पर उन्होंने कुछ कम डैमेज किया और 20 सीटें लड़े थे वो। लेकिन 134 सीटों पर लड़के तो चिराग पासवान ने भी तो 6% वोट का नुकसान करेक्ट किया, 5.66% का वोट का नुकसान किया। और एक दूसरा अलायंस भी बना था जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थे, उस अलायंस को भी 3.5%। पप्पू यादव तो ओवैसी के साथ थे। नहीं, उसी में थे कुशवाहा भी और उसी में बसपा भी थी। तो ये टोटल 3.5% उनका भी वोट आया। तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी वोट कुछ था। और ये इक्वेशन शाहाबाद के और जो ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट और भोजपुर मगध में बिगड़ा वो अपनी जगह है। तो दोनों तरफ था। अगर चिराग पासवान डैमेज नहीं कर रहे होते तो हो सकता है कि फिर 2010 टाइप का रिजल्ट रिपीट हो जाता। तो आप ये नहीं कह सकते, ये पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता कि जहाँ पिछली बार आपने छोड़ा आप वहां से शुरू करेंगे। आप हर बार आपको 0 से शुरू करना होता है। ये नहीं है कि आप वहां से बिल्ड करेंगे, आपको पिछली बार 80 आया है तो आप इस बार 90 और 100 सीट मिल जाएगी, आप फिर 0 से शुरू करेंगे। तो उसके लिए जो इक्वेशन बनना चाहिए है, जो सामाजिक समीकरण बनना चाहिए है, देखिए आप घूम रहे हैं इतने दिन से और संतोष जी भी घूम के आए। आप बताइए इस पूरे साल में हम अभी कह रहे हैं आप खोजा जाएगा 2025 में क्या तेजस्वी यादव ने एक बार भी A to Z का नाम लिया है? एक बड़ी 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 फैन फेयर के साथ उन्होंने शुरू किया था कि हम A to Z की पॉलिटिक्स करते हैं, एक बार उन्होंने नहीं कहा। आप एक बार कहिए, आप एक बार पूछिए उनसे कि उन्होंने एक एब्रीविएशन निकाला था माई बाप समीकरण, एक बार भी माई बाप समीकरण कहा है? उन्होंने नहीं कहा है। इस बीच उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आरजेडी के अगड़ा पिछड़ा राजनीति बनाने की कोशिश हुई है। अब उसमें भी आप उस कोशिश को एक बहुत ही सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से, इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं उसको। आप कह देते हैं, टच एंड गो वाला हिट एंड रन का मामला है कि आपने कह दिया, उस पर आप क्या काम कर रहे हैं। एक तो जब ये बना 2015 में तो नीतीश कुमार साथ में थे, आपने बना लिया, अब वो नहीं बना पा रहे हैं आप। और आप A to Z की पॉलिटिक्स भी बात नहीं कर रहे हैं। तो यही जो संतोष जी ने कहा कि मुस्लिम यादव के ऊपर क्या जोड़ रहे हैं, और असली लड़ाई उसी की है। भाई कांग्रेस पार्टी का जो एप्रीहेंशन है वो इसी को लेकर के है कि भाई इतना पर तो हम लोग एक मजबूत विपक्ष बन जाएंगे, लेकिन सरकार बनाने का कहाँ से आएगा। इसके लिए उन्होंने राजेश राम को आगे किया। तो अगर राजेश राम आगे किए हैं, राजेश राम आगे किए गए हैं, दलित वोट 20% है, उसमें अगर मान लीजिए 1/4 वोट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उससे परेशानी है एनडीए की तरफ। अगर वो परेशानी नहीं रहती तो अशोक राम को ले आने की जरूरत नहीं थी। आनंद फानंद में अशोक राम को ज्वाइन कराया गया कि उस वोट को लेकर के, वो वोट जोड़ने के लिए भी आप अभी ग्राउंड पर कोई काम नहीं हो रहा है। अब राजेश राम दिख रहे हैं कहीं कहीं, राहुल गांधी बाइक पे पीछे बैठा के और जीप पे कोई वोट देख रहे हैं, लेकिन राजेश राम को तेजस्वी यादव के साथ दिखना चाहिए। वो वोट है, नेचुरली वो वोट आ रहा है इंडिया ब्लॉक की तरफ, वो उनको साथ में दिखना चाहिए। और जो दूसरी बात जो संतोष जी ने कही, हम उसको थोड़ा ऐड करना चाह रहे हैं कि अब चुनाव माइक्रो लेवल तक पहुंच गया। अब 3 महीने से कम समय है, 2.5 महीने समय, माइक्रो लेवल पर पहुंच के आप लोग कैंडिडेट खोज रहे हैं। और ये जो परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स है, ये सब जो अभी हो रहा है, ये परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स है, जिसका पॉलिटिक्स में उसकी जरूरत होती है। वो एक पार्ट है पॉलिटिक्स का, बड़ा छोटा पार्ट है। नरेंद्र मोदी ने उसको बहुत बड़ा कर दिया। वो हमेशा परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, दिखते हैं करते हुए, लेकिन उसके अलावा जो रियल पॉलिटिक्स है, जिसमें तमाम तरह की मैनूवरिंग होती है, मैनिपुलेशंस होते हैं, बार्गेनिंग्स होती हैं, कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, वो जो रियल पॉलिटिक्स की मैनूवरिंग है, कॉम्प्रोमाइजेज है, वो नहीं दिख रहा है।
अभी भी तनातनी ही है, अभी तने हुए हैं दोनों, मतलब आरजेडी और कांग्रेस अभी तने हुए हैं, एक दूसरे के साथ वो नहीं कर रहे हैं कि हमको साथ चल के और हमको सरकार बनानी। ये आपसे आप देखिए अभी जो अब उसके कारण चाहे जो बनाए जाए, लेकिन एक सितंबर वाली रैली तो कैंसिल हो गई ना, 1 सितंबर वाली रैली कैंसिल हो गई। और ये अब उसके दूसरे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो पहला कारण बताया गया वो यही था कि आरजेडी में बड़ी नाराजगी हुई इस बात को लेकर कि राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा कि हाँ तेजस्वी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। तो आप लीडरशिप घोषित करने की जहां बात है, आप तेजस्वी को नहीं घोषित कर रहे हैं, आप घोषित कर दीजिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम बनना है, आप कहिए कि राजेश राम भी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो जो बियॉन्ड जाइए मुकेश सहनी और राजेश राम की जगह की वजह से हो सकता है। अभी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे सीमांचल में यात्रा हुई, वहाँ अच्छी चीज़ हुई, पप्पू यादव को आप ले आए। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले जब पप्पू यादव आए थे तो हम लोगों ने ये कहा था कि वो रहेंगे तो सीमांचल में फ़ायदा होगा, वो रहते फ़ायदा होता। निश्चित रूप से हो सकता है कि अररिया की सीट जीत जाते, हो सकता है मधेपुरा में आपको उतना कैंडिडेट खोजना नहीं पड़ता, यहाँ से आपको कैंडिडेट मिल जाता, हो सकता है सुपौल में आप बेटर परफॉर्म करते। अब आप उनको ले आए हैं, ये फ़ायदे की बात है, लेकिन पप्पू यादव तो वहीं वोट जोड़ेंगे ना जो आपके पास ऑलरेडी है, उसको डैमेज नहीं करेंगे आप, उनका अपना डैमेज कंट्रोल। जैसे पिछली बार डैमेज हो गया, हाँ, वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप। आपको नया वोट जोड़ना है, राजेश राम से जोड़िए, आपको नया वोट जोड़ना है, मुकेश सहनी से जोड़िए, आपको नया वोट जोड़ना है, आप A to Z कह के, माई बाप कह के, कांग्रेस पार्टी का जो कोर बेस है भूमिहारों में, ब्राह्मणों में, आप उसको जोड़िए। अब वहाँ उस लेवल पर राजनीति को ले जाने की जरूरत है, पर्दे के पीछे की राजनीति तो होती नहीं दिख रही है। नहीं तो अब ये बताओ, जैसे आज की तारीख में जैसे चुनाव में अब 2.5 महीने बच गए, आज की तारीख में अगर देखें कि दो धुरी है, मतलब दो आमने सामने की लड़ाई है एनडीए की और इंडिया गठबंधन, बीच में एक तीसरी धुरी प्रशांत किशोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में बिहार का सियासी भविष्य कैसे देखते हैं चुनावी दृष्टि से? देखिए अभी तो चुनाव बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है, एनीबॉडीज गेम है, ये हम बार बार कहते हैं कि कोई भी चुनाव जिस तरह से प्रशांत किशोर अगर कह रहे हैं, अगर एनडीए के लोग इस मुगालते में हैं कि वो एनडीए का वोट ज़्यादा काट लेंगे तो वहाँ धोखा भी हो सकता है, गफलत भी हो सकती है। मतलब एनडीए के लोग समझ रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का वोट ज़्यादा वो काट करके और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो गफलत हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो एनडीए का वोट ज़्यादा काट ले, उनके प्रति जो सहानुभूति हो रही है वो एक वर्ग है जो उनकी जाति की वजह से उनके साथ जुड़ता दिख रहा है अभी तक तो है, और वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल क्लास है। अभी क्या वोट कितना देगा हम नहीं अब कह सकते हैं, लेकिन अभी वो माहौल बना रहा है, ब्राह्मण जो है वो माहौल बना रहा है प्रशांत किशोर के लिए। उसमें कुछ भूमिहार भी शामिल है, कुछ दूसरी जाति और पिछड़ी जाति के भी लोग हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी है ब्राह्मण के में, भूमिहार में, वो उसके नौजवान कर रहे हैं। तो वो एक डैमेज तो हो रहा है। देखिए आपको पता है कि लोग दिमाग बनाना शुरू करते हैं बहुत पहले से, और उन्होंने बदलाव की बात कही है, एक एजेंडा उन्होंने सेट किया है। जैसा संतोष जी ने कहा कि उनके पास एक मैसेज है, वो खुद मैसेंजर भी है और मशीनरी भी है उनके पास, दिख ही रहा है ये सब चीज़ें कर रहे हैं। वो एक नेता की जो पॉपुलैरिटी होती है, हम लोग कई बार देख चुके हैं, पॉपुलर लीडर जो होता है वो सारा वोट तो नहीं ट्रांसफर होता है उसके कैंडिडेट पर, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसका वोट ट्रांसफर होता है। फिर वो कैंडिडेट चुनने के प्रोसेस में है, उन्होंने कैंडिडेट्स बनवाए हैं, कोई 12-14 हज़ार उनके लोगों ने 20-20 हज़ार रुपया जमा करके उनके लिए आवेदन भरा हुआ है। क्षेत्र में उनके कैंडिडेट दिख रहे हैं कि संभावित कैंडिडेट ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो एक लेवल पर आप कहिए कि उनकी तैयारियां, ये भी हो सकता है कि उनका गठबंधन नहीं है, जो कर रहे हैं सो अकेले करना है, इन लोगों के पास गठबंधन है और आपस के झगड़े नहीं निपट रहे हैं, वो अपने अकेले कर रहे हैं। तो एक कोहेसिवनेस है उनके कैंपेन में, कोहेसिवनेस है, और एक जो माइन्यूटली जो मैनेज होना चाहिए है वो चीज़ें वो मैनेज कर रहे हैं। उनका मैसेज बहुत अपील कर रहा है। अब इस मैसेज का होशियारी, सवाल ये उठता है कि वो अपील कितने फीसदी वोटर को कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि और ट्रैक्शन मिल रहा है, जैसे वो अपने इंटरव्यू में बोलते हैं ट्रैक्शन मिल रहा है। कई बार ट्रैक्शन जो मिलता है वो वोटर में ईवीएम में ट्रांसलेट नहीं होता है। ट्रैक्शन मिल रहा है, उनको चैटर है, ये सब नई डिजिटल मीडिया की टर्मिनोलॉजी है जो वो यूज करते हैं। लेकिन आज के तारीख में मेरी गारंटी है कि जो आदमी तेजस्वी को वोट करेगा, पूरी तरह से एकदम कमिटेड है, 32% वोट उसका, वो भी चर्चा कर रहा है उस बात की। प्रशांत किशोर के मुद्दे की चर्चा वो भी कर रहा है, वोट किसको देगा ये अलग बात है। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो भी चर्चा कर रहा है, वोट किसको देगा ये अलग बात है। तो एजेंडे की चर्चा प्रशांत किशोर, ये बड़े अरसे के बाद ये चर्चा हो रही है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए है। अब उबे हुए हैं लोग, थकान है, और जो जरूरी ग्राउंड के मुद्दे हैं वो उठने चाहिए हैं, ये तो उन्होंने कर दिया। अब यही बात एक हमने और भी कई बार कहा हुआ है, लेकिन आरजेडी की ताकत और कांग्रेस की जरूरत यहाँ थी कि आप उसको कैपिटलाइज करिए। उन्होंने जो मुद्दा उठा दिया, लोगों को जगा दिया, लोगों को अगर तैयार कर दिया बदलाव के लिए, तो आप उसका लाभ ले लीजिए। क्योंकि वो हिंदी सिनेमा का गाना है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने फूल खिलाया था और नरेंद्र मोदी ले गए। 428 सीटें अरविंद केजरीवाल लड़े थे और बड़ी माहौल उन्होंने बना दिया था। बनारस जाके लड़े थे तो
समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस सबके होने के बावजूद नंबर 2 रहे थे अरविंद केजरीवाल। तो उन्होंने एक माहौल बनाया, फायदा ले गए। नहीं, लेकिन यहाँ प्रशांत उनका किशोर संगठन- के बदलाव या माहौल जो एजेंडा को इनकैश आरजेडी कैसे कर लेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी फायरिंग लाइन में, उनके अटैक लाइन में सबसे ज़्यादा तेजस्वी और लालू यादव हैं, और उनका राज नहीं, उनकी फायरिंग लाइन में सबसे ज्यादा नीतीश कुमार है। नहीं, नीतीश है, भाई, लेकिन आप तेजस्वी लालू को किस बात के लिए अटैक करेंगे जो 20 साल से पोजीशन में नहीं, है? वो हम करते 34 हैं ना, महीना छोड़ मैं दें, कह रहा हूँ। वो नहीं, वो इशू ही नहीं है। वो कहते हैं ये दोनों को बदलो, और उसका शिक्षा रोजगार की बात करते हैं। नहीं, हम तो कहा तो जनता तो समझ रही है कि नीतीश कुमार के लिए कर रहे हैं। भाई अगर शिक्षा नहीं है तो आप कैसे लालू यादव को और तेजस्वी यादव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराइएगा? ये तो फिर ये बीजेपी वाला लॉजिक हो गया कि बिहार देश के पिछड़ेपन के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं या बिहार के पिछड़ेपन के लिए लालू यादव जिम्मेदार है। 20 साल से आपकी सरकार है तो आप सही लालू यादव बात, कैसे सही जिम्मेदार बात, सही ठहराइएगा? बात। तो इतने नासमझ तो नहीं है बिहार के लोग, मतलब आप ठीक है जितना कहा जाता है उतने समझदार भी नहीं है, लेकिन इतने नासमझ भी नहीं है। तो वो जो बदलाव की बात उन्होंने कही ना कि शिक्षा ले आइए, अपने बच्चों को देखिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए आप करिए, ये जो इशू है हम लोग नहीं सुनते थे बिहार में। आमतौर पर सामाजिक समीकरण होता था कि उनके पास इतना वोट है, उनके पास अति पिछड़ा है, महादलित है, उनके पास महिलाएं हैं, उनके पास फॉरवर्ड है, उनके पास ये मतलब नॉन यादव जो ओबीसी है वो सब उनके साथ है, वो लोग चुनाव जीत जाते हैं। उसके बजाय आज ये बात हो रही है इस बात की। तो अब आरजेडी अगर बदलाव का माहौल बन गया, मान लीजिए बदलाव का माहौल बन गया, मूड लोगों में बना लिया कि बदल देना है, भाई नीतीश कुमार की सेहत भी ठीक नहीं है, उनको अनाउंस भी नहीं किया जा रहा है, इस बार हो सकता है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए, जिसको बनाए वो भी चेहरा बहुत अच्छा नहीं है, हमको बदल देना है। अगर बिहार के लोग ये माहौल बनाते हैं तो बदल देना है, तो अब प्रशांत किशोर अभी संभव नहीं है कि इनके ये नए हैं, इनसे नहीं हो पाएगा, तो बना दो तेजस्वी यादव को। क्यों नहीं हो सकता? आप इस नैरेटिव को उस डायरेक्शन में क्यों नहीं ले जा सकते? जिस तरह से सफेद घोड़े पर सवार होकर के गुजरात से नरेंद्र मोदी चले, वो अपना सुमेध लेकर के और अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बनाए माहौल को अपने में कन्वर्ट कर लिया, वोट ले लिया, चुनाव जीत गए, तो तेजस्वी और राहुल गांधी क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस बात को? आप चढ़िए, आप भी निकलिए और इसका लाभ उठाइए। हालांकि बहुत फर्क है, लेकिन चलिए संतोष जी, जैसे चूंकि प्रशांत किशोर का जिक्र किया अजीत जी, पहले भी हम लोग ऐसे भी बात समझने के लिए करते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि मैं वही सवाल कि आज की तारीख में अगर हम समझें कि 2.5 महीने जब चुनाव में है, तो कई बार ये असेसमेंट करने में कि लगता है कि फाइट है, नेक टू नेक है, एज है। उन्होंने कहा कि कोई भी जीत सकता है, किसी का भी गेम हो सकता है। आज आपको क्या दिख रहा है? तब हम प्रशांत किशोर पर आते हैं। आज अब इसकी काफ़ी चर्चा हो चुकी है, तो मैं अगर बिना प्रशांत को लाए हुए आज को हम डिस्कस कर ही नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल प्रशांत हाँ, के साथ ही होगा। इसीलिए कि वो जो थर्ड एंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, वो थर्ड एंगल प्रशांत किशोर है। लास्ट बार जो चिराग पासवान ने किया, टू एन एक्सटेंट मेरा फोन रखा हुआ उपेंद्र कुशवाहा ने किया, वो मैं प्रशांत किशोर को चिराग प्लस करते हुए दिख रहा हूँ। क्योंकि चिराग का था कि चलो नीतीश कुमार को टारगेट, ये एक नई पार्टी, एक नए नैरेटिव के साथ नया नेता, एक विकल्प के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो लोग होते हैं कि वोट कटवा शब्द का इस्तेमाल, राजनीति में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1995 में नीतीश कुमार जब आए, 7 सीटें जीती, तो वो भी अपनी जगह बना रहे थे, वो कोई वोट कटवा नहीं थे। उसमें तो लग रहा था कि इनकी सरकार बन जाएगी। तो जो माहौल 95 में एक लग रहा था कि मिनिस्ट्री डिसाइड हो गई है, कमोबेश मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया पर जो जिस तरह से चल रहा है, रील्स चल रहे हैं, जैसे आप फेसबुक खोलें, ट्विटर जाएं, आपको प्रशांत दिख जाएंगे। तो सोशल मीडिया अब तो हैंड्स डाउन वो विनर हैं, तुरंत उनको भी विक्टर इमर्ज कर देना चाहिए, घोषित कर देना चाहिए। लेकिन आप जब ग्राउंड में जाते हैं उस बात को लेकर के, तो मैं बराबर करता हूं कि प्रशांत कितना जीतते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना हरवाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये वो इम्पोर्टेंट है। जब हरवाते हैं तो इसलिए उसको वोट कटवा कर दिया जाता है। नेवर फॉरगेट कि लास्ट टाइम हमारी 68 सीटें थी, जिसमें मार्जिन ऑफ विक्ट्री 5 से 10,000 के बीच का था। तो दिस इज वेयर हमारे जो 50 से 70 सीट, 80 सीट के जो है, वो सीटें जहाँ की प्रशांत का 5,000, 7,000, 10,000, आप देखिए ना, 4 सीटें लेकर के 2 जगह वो रनर अप रहे और 2 जगह ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि जो दूसरा जीत सकता था तीसरा जीत गया। तो वो फैक्टर है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रशांत कौन से कैंडिडेट देते हैं, सब में चिंता है। हमारी बातचीत हो रही तो उनसे भी, तो उनको लगा कौन डरा हुआ, उन्होंने पूछा मुझे, बोला कि डरे हुए थोड़े बहुत हैं, अगर उस शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसर्न है तो बीजेपी का कंसर्न नहीं है कि हाँ बीजेपी भी कंसर्न है, लेकिन उस ऑर्डर में नहीं है। तो प्रशांत के मैदान में मजबूत कैंडिडेट देने से या प्रशांत के नैरेटिव को अगर ज़मीन पर बहुत मजबूती मिलती है, तो उसका लूजर कौन होगा ज़्यादा, या नुकसान किसको होगा? वो एकदम डिपेंड करेगा कि एक्स के अगेंस्ट में आपने कौन सा कैंडिडेट को खड़ा किया है, उसके सोशल कम्युनिस्ट के
अगर आप, अब मैं बोलता हूँ कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट से तो यादव कैंडिडेट खड़ा कर दिया और वाइस वर्सा, उस सोशल कम्युनिकेशन के हिसाब से जिसे लक्ष्य बनाया, जिसे चिराग ने बनाया था कि भाई इनके अगेंस्ट में इनको खड़ा करना है। और दूसरी बात, जो ऐसे कैंडिडेट हैं, हर एक पार्टी में सबको टिकट तो मिलता नहीं है। एक सीट्स के लिए देखिए 5-5, 7-7 दावेदार फील्ड में घूम रहे हैं। जो नंबर 2 के हैं, 3 के हैं, जिनकी अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, जिन्होंने पिछली बार 40,000 वोट लाए थे, इंडिपेंडेंट लड़के ही 35,000 वोट लाए थे, वो अगर प्रशांत के कैंडिडेट बनते हैं और प्रशांत का मैनेजमेंट और जो भी है उनकी मशीनरी मिलकर के उसको कन्वर्ट करती है, वहाँ मुझे थोड़ी बहुत विनेबिलिटी दिखती है। तो अब इसमें एक फैक्टर है, देखिए अगर ऐसा प्रशांत करते हैं तो अपने कहे से पलटेंगे। हाँ। उनके कम से कम 10 बार वीडियो में जो वायरल होता है देखा है, कल भी आज तक का कोई वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें वो मेरे ख्याल से 100 टाइम्स वो कह चुके हैं कि 90% मेरे वो कैंडिडेट होंगे जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे और 243 में 200 वो होंगे जिनका कोई राजनीतिक इतिहास और राजनीतिक एम्बिशन भी पहले नहीं आया हुआ। तो फिर तो जब वो कह रहे हैं कि 90% वो होंगे तो फिर नंबर 2, नंबर 3 रहे हुए लोग, टिकट कटे हुए लोग, टिकट नहीं मिला वो लोग नहीं होने चाहिए, या अभी वो कह रहे हैं और अंत में वही ये बात कहने के लिए है, आप फील्ड में बात कीजिए। हाँ। सारी पार्टियों के पोटेंशियल लीडर से संपर्क में है। हम लोग तो इधर भी बात करते हैं, उधर भी बात कर, सबसे बातचीत करते हैं। हमारा फीडबैक जो आता है, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, जदयू के हों, इवन आरजेडी के भी कुछ नेता हों, वो कहीं न कहीं जिनके की रिलेटिवली क्लीन इमेज है, वो हर एक पार्टी के पोटेंशियल विनर सीट्स पर देख रहे हैं। जो कैंडिडेट उनके फील्ड में दिख रहे हैं, लोग कहता है कि कैंडिडेट तो दिया लेकिन कमजोर कैंडिडेट है। मैं भी गांव घूम करके आया तो वहाँ लोग बोल रहे थे 2-3 सीट्स के बारे में कि प्रशांत का ये कैंडिडेट हो सकता है, ये कैंडिडेट हो सकता है। तो एक अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस जो आता है ना कि ना ये जीत सकता है, वो बात नहीं है। प्रशांत कह रहे हैं ठीक है, हमारे पास खूब बढ़िया मैसेज है, लोग क्यों बोल रहे हैं कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे। बट दिस इज समथिंग पीपल विल डिसाइड। मैं ठाकुरगंज के गांव में बैठा हुआ था, किशनगंज के ठाकुरगंज में, मुस्लिम सब बोल रहे हैं कि प्रशांत अच्छा कर रहे हैं लेकिन इस बार नहीं। अब इस बार नहीं का इस डेमोक्रेसी में क्या लॉजिक है? इस बार नहीं का लॉजिक ये है कि कोई एक बड़ी पार्टी अपनी जो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूशन बनाती है तो उसका इरोजन तुरंत नहीं होता है। नीतीश कुमार ने अपनी फिक्स डिपॉजिट बनाई है। एक मतलब एक बिहार की राजनीति में एक केस स्टडी होगा, 2.91% के जातीय आधार का नेता बिहार की राजनीति में 20 वर्ष तक कैसे राज करे, तो ये उन्होंने कल्टीवेट किया। आप देखिए 14 में हराए लेकिन 15.15% उनको फिर भी वोट लाया। वो उनकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी थी। वो पॉलिटिकल कैपिटल अभी भी कहीं न कहीं है, इरोडेड फॉर्म में भी उनकी लीडरशिप डेफिसिट के बावजूद भी वो तुरंत खत्म नहीं होगा। तो ये इलेक्शन एक तरह से कहिए कि जेडीयू के लिए, मुझे नहीं लगता है कि लास्ट अगला इलेक्शन जेडीयू एज ए पार्टी पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी ही लड़ेगी, और ये बहुत ही एक तरह से मतलब क्रूशियल इलेक्शन है एज ए पॉलिटिकल। प्रशांत किशोर, फिर इसका मतलब प्रशांत जैसे बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी से, या वो ज़्यादा टारगेट जेडीयू और आरजेडी को कर रहे हैं, जेडीयू को वो चाहते हैं रिप्लेसमेंट जेडीयू के हो जाएं आने वाले वक्त में। तो वो अभी तक अगर देखें तो वो किसको, मैं फिर वही सवाल रिपीट करता हूँ कि वो ठीक है कैंडिडेट कहाँ लाएंगे क्या लाएंगे, उनका टारगेट क्या लगता है? ये सीधा दिख जाएगा जब फील्ड में कैंडिडेट वो फील्ड करेंगे, टिकट उतारेंगे, एकदम टिकट उतारेंगे, उस समय दिख जाएगा कि क्या किसी के प्रति वो सॉफ्ट हैं जो अभी तक कहा जा रहा है। ये हमारे आपके डिबेट करने की बात नहीं है, वो उसमें फील्ड में दिख रहा है कि वो वहाँ नज़र आएगा कि किसके किसके संपर्क में है, कैसे कैसे किस किस। और जितने भी देखिए लाख एकास्टिस सोसाइटी की बात करें प्रशांत किशोर या कोई पॉलिटिकल पार्टी, व्हेन इट कम्स टू सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिएगा कि उसी सोशल कॉम्बिनेशन के रूप में विनिबिलिटी देखी जाएगी। और ये एक कस्प है एक बिहार की राजनीति में कि 35 वर्ष से जो चला आ रहा है सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, जो कि एक तरह से हिट द, अंग्रेजी में बोलते हैं कुल्डे सैक, एक ब्लाइंड दिल्ली पर वो हिट किया है। क्या यहाँ से एक नई धारा निकलेगी? अगर प्रशांत मतलब 10 सीट लेकर के एक पार्टी के रूप में इमर्ज करते हैं तो मैं कहूँगा यस, एक पार्टी की एंट्री हो गई है। लेकिन मैं वो नहीं देख रहा हूँ कि बट जैसे कि केजरीवाल फैक्टर जिसे 67-3 का स्कोर लाइन हो गया। बिहार की राजनीति बहुत ही कम्प्लेक्स है, मल्टी लेयर्ड है। यहाँ सीमांचल है, मिथिलांचल है, शाहबाद है, मगध है, इतने रीजन इतने लेयर्स में बटी हुई है। तो इस तरह स्वीपिंग ये कहना जस्ट बिकॉज कि ही इज कैंपेन इज मीडिया माउंटेड, ही इज टॉकिंग सेंस, सब कुछ एवरीथिंग इज ग्रेट अबाउट हिम, लेकिन हम एक डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर की तरह बात करें, क्योंकि हम जो पटना में बात करते हैं फील्ड में भी जाकर के मैच करते हैं, अपने आप को करेक्ट करते हैं कि नहीं हम गलत सोच रहे थे।
पटना में बैठ के। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में मैं गलत सोच रहा था, मैं ग्राउंड में देखा, जब महिलाओं से बात किया, मुझे लगा कि हाँ ये मुद्दा ही नहीं है। तो उसी प्रकार प्रशांत मुद्दा है, गांव-गांव तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये कॉल लोगों ने नहीं लिया है वेदर टू वोट फॉर हिम और नॉट। तो अब एक आखिरी सवाल, उसके बाद उनके पास जाऊंगा, कि चुनाव का फिर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ? चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार कोई एक ये फिक्स बड़ा बेसिक सवाल है और इसी में उलझन है। चुनाव का इस बार कोई फिक्स मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा नहीं कह सकते हैं कि ये बेरोजगारी, पलायन, रोजगार या एंटी इनकम्बेंसी है। सब कुछ का मैं कहूँगा घालमेल है। एक क्लैरिटी रहती है ना, तो लोगों को डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। सब चीज़ का घालमेल है कि भाई ये 35 वर्ष का तिलस्म टूटेगा कि नहीं, वो नीतीश कुमार का राज खत्म होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन आएंगे। तो मुझे लगता है कि सब कुछ मिला जुला है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं इस पोजीशन में नहीं पहुँचा हूँ कि कोई एक मुद्दा आपको सिंगल आउट करके बता सकूँ कि एक से उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मिक्स है, मतलब वो मैं ये कहूँगा कि वो 35 वर्ष का सोशलिस्ट रूल कितना डेफिसिट होता है, उसको खत्म होता है कि नहीं होता है, ये मुझे देखना है एज स्टूडेंट अच्छा, ऑफ आप ये पॉलिटिक्स। कहने की स्थिति में है कि कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इतना कुछ भी हो सकता है मतलब एनडीए सरकार से बाहर भी जा सकती है, गठबंधन की भी सरकार बन सकती है। प्रशांत के लिए तो आप बातों में 10 बोल दिया कि 10, बहुत लोग यही मानते हैं कि 10 के नीचे रहेगी वोट चाहे जितना हो। लेकिन अब ठीक है, मैं भी जरा घूमूंगा तब पता चलेगा। फर्स्ट हैंड अभी मेरे पास एज ऑफ आप इफ यू फोर्स मी टू द वॉल, आई वुड से देयर इज स्टिल स्लाइट एडवांटेज फॉर एनडीए गिवन द पास्ट रिकॉर्ड। ओके, लेकिन कुछ भी हो सकता है, वो प्रशांत फैक्टर वो विल कम टू प्ले। उस खेल को वो डिसाइड करता है कि उनका कहाँ तक वो उनका पेनिट्रेशन है। अगर सेमी अर्बन से नीचे तक वो गए हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में उनका मैसेज चला गया है जो हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ ओपन एंडेड। अदरवाइज तो हम गांधी मैदान में बैठ के डिसाइड कर देते कौन विनर है। तो अब एक और चीज जो सही बात कही आपने आखिरी, कि ये जो सीट एडजस्टमेंट और सीट को लेकर अभी तक कुछ इंडिया गठबंधन पत्ते नहीं खोल रहा है। पिछली बार जैसे स्ट्राइक रेट को लेकर बार बार होता है कि 70 सीट पर लड़कर कांग्रेस बहुत कम सीटें जीत पाई, सीपीआईएमएल का उससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था। तो ये उलझन, इसमें गठबंधन में उलझन के बीच में यात्रा, इसका भी कुछ लेट लतीफ़ी की वजह है कि नहीं कुछ तय हो पा रहा है? नहीं, ये सब आपस में ये लोग वेट करते हैं कि आगे वाला क्या करता है। इंडिया वेट करता है कि इंडिया ब्लॉक क्या कर रहा है। वो सब अपने हिसाब से अगर नहीं कर रहा है, डिसीजन नहीं हुआ है, तो मैं नो ऑफ सेवरल जेडीयू कैंडिडेट्स, वो पता लगा रहे हैं कि आरजेडी से मेरे अगेंस्ट में कौन लड़ने वाला है। जो इनकम्बेंट है वही लड़ेगा या किसी और को टिकट देगा। तो कैंडिडेट्स अपनी तरफ से तैयारी कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी अपना एक तरह से मंथन कर रहा है। तो ये एक तरह से एकदम वेटिंग गेम है। और वो जो जिसे बता रहे थे, पप्पू की बात बता रहे थे कि भाई वो उनको ला करके अलायंस में, तो ये एक चलिए एक आपने वो एक जो लगा एक प्रॉब्लम एरिया था उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करते नजर, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारी बातें रीजन वाइज सब आएगी, किसको कैंडिडेट देंगे, मामला फंसेगा। सीपीआईएमएल इस बार पोटेंशियल लिबरेशन बड़ा दावेदार है। उनका कहना है कि हमारी कन्वर्टिव लेटर, हमारे अब 2 एमपी भी हैं और हमने जाइंट किलर आरके सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को नंबर 3 पर डाल दिया है, जो वहाँ से काराकाट से जीता करते थे। तो वो कांग्रेस के लिए है, इसीलिए कांग्रेस अपना फेस सेव करने के लिए हमको 50+60 मिल जाए, पप्पू को ला करके कहीं न कहीं वो चीज़ें कर रही है। लेकिन एक आरजेडी सर्टन नंबर के बाद वो कंसीड नहीं करेगी। और एक जो फ्लेजलिंग प्लेयर है वो मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी लास्ट दिन तक हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो किस अलायंस में है। अनप्रेडिक्टेबल है इसका मतलब। अब आखिरी जो सबसे शुरू के बुनियादी होता है कि चुनाव फिर किस मुद्दे पे हो रहा है या होगा? नहीं होगा, कई मुद्दे आएंगे चुनाव में। क्या है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अब एसआईआर का भी एक मुद्दा हो ही जाएगा, अगर कुछ चलता है एसआईआर का भी मुद्दा हो जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रशांत किशोर ने खड़ा किया वो है बदलाव का मुद्दा है। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वोट इस पर होगा। ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये व्यवस्था जो 20 साल से चल रही है, ये व्यवस्था बदलेगी या नहीं बदलेगी। या दूसरी बात की जो व्यवस्था 35 साल से चल रही है वो बदलेगी या नहीं बदलेगी। ये 2 बातें हैं। 20 साल की व्यवस्था मतलब नीतीश कुमार बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, 35 साल की व्यवस्था मतलब नीतीश और लालू दोनों बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है, बदलाव की बात है। आज हर आदमी बदलाव की बात कर रहा है। और दूसरा जो मुद्दा है वो आप देखिए, जितने कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं चैनल्स के, मीडिया के, सोशल मीडिया के, वहाँ हर जगह बात बिहार की हो रही है। बिहार की बात बिहार की, इस नाम से कॉन्क्लेव हो रहे हैं। तो बिहार एक मुद्दा है इस बार। यह पहली दफा है, इसके पहले इस तरह के मुद्दे नहीं होते थे। इसके पहले लालू यादव मुद्दा है, नीतीश कुमार मुद्दा है, तेजस्वी यादव मुद्दा है। इस बार बिहार एक मुद्दा है।
कि बिहार की बेहतरी कैसे होगी या नहीं होगी, ये मुद्दा है। प्रवासी लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया आज एक बड़ा फिनोमेनन है। 5 साल के चुनाव के बाद हम देख रहे हैं वहाँ इस बात की चर्चा हो रही है कि बिहार बदलेगा नहीं बदलेगा, पलायन रुकेगा या नहीं रुकेगा, गरीबी दूर होगी या नहीं दूर हो। तो एक मुद्दा बिहार है, एक मुद्दा बदलाव है। बदलाव 2 है, 20 साल वाला बदलेगा या नहीं बदलेगा, 35 साल वाला बदलेगा या नहीं बदलेगा। 35 साल वाला तभी बदलेगा ना जब प्रशांत किशोर 125 पार सीट ले आएंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हाँ। आप पिछली बार 10 का अंतर था दोनों में, 115 125, ठीक है, दोनों गठबंधनों में। प्रशांत किशोर 12-15 सीट ले आएंगे तो फिर बदल सकता है। मतलब त्रिशंकु जैसा कुछ हाँ भाई, 15 ही सीट ले आने प्रशांत किशोर, तो 15 में से 10 अगर कम हो गया उनका एनडीए का, तो वो आ गए 115, इनका 5 कम हो गया तो ये आ गए 110। तो मतलब प्रशांत किशोर का उस समय त्रिशंकु में चाबी किंग मेकर देखते हैं। वही कह रहे हैं, मतलब बदलाव। तो फिर तो प्रशांत किशोर जब दोनों को बदलने के लिए नारे दे रहे हैं, और अगर मान लीजिए त्रिशंकु असेंबली हो गई 15 सीट 10 सीट जो भी है, तब चाबी लेके इधर या उधर जाएंगे तो फिर तो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। तो 100 बार कह चुके हैं कि मैं किसी सूरत में ये नहीं करूंगा। नहीं है भाई, बच्चों की कसम खा रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो कांग्रेस के साथ अलायंस करके 49 दिन की सरकार बनाई ना, ये भी बात सही है। 67 सीट जीते। एक और अरविंद केजरीवाल वाला मॉडल है कि हम कर दें कि हम नहीं करेंगे भाई, हम बना लेंगे, हम किसी के साथ चले जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे 8-10 जीतेंगे तो हम कह देंगे कि आप जिसके साथ जाना है चले जाइए। सुना कि उनको कह दूंगा। दूसरा एक मॉडल है, वो बिहार का ही मॉडल है, रामविलास पासवान का मॉडल है कि 29 सीटें जीत गए वो 2005 के फरवरी के चुनाव में। उन्होंने कहा कि मेरे पास चाबी है, हम ताला नहीं खोलेंगे। यही मौर्या में बैठे रह गए कई दिन तक। उन्होंने कहा 6 महीने बाद फिर चुनाव हुआ। उन्होंने कहा कि मुसलमान सीएम बनाइए तो हम समर्थन दे देंगे। तो प्रशांत किशोर ऐसी भी कोई शर्त रख सकते हैं कि दलित सीएम बनाइए, हम दे देंगे, आप चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम समर्थन दे देंगे, तभी 35 साल वाला बदल जाएगा। तो असली यह है कि बिहार और बदलाव, 35 साल वाला बदलेगा या 20 साल वाला बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये एक इशू है। लेकिन उसमें बहुत दिलचस्प होगा, ये बहुत जटिल चुनाव है बिहार का। एक तो रीजन वाइज हर जगह अलग अलग मूड है, अलग अलग सोशल कॉम्बिनेशन है, वो है। और प्रशांत किशोर की होशियारी है, प्रशांत किशोर डिसरप्टर की तरह भी काम कर रहे हैं। वो हमारी जो बात है वो हो सकता संतोष जी को भी पता होगी, उन्होंने एकदम बना रखी है लिस्ट कि इस सीट पर उन्होंने 10 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि इस सीट पर आरजेडी के ये होंगे, जेडीयू के ये होंगे तो हमारा ये होगा, इस सीट पर आरजेडी का ये होगा, वो होगा तो हमारा ये होगा। बरबीघा में अगर एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों भूमिहार लड़ाएंगे तो हम वहाँ अति पिछड़ी जाति लड़ाएंगे। शेखपुरा में अगर दोनों कुर्मी लड़ाएंगे तो हम वहाँ भूमिहार लड़ाएंगे। मोतिहारी में अगर दोनों बनिया लड़ाएंगे तो हम वहाँ अति पिछड़ा या फॉरवर्ड लड़ाएंगे। तो ये उन्होंने 243 सीटों पर ये एक्सरसाइज करके रखी हुई है। और ये एक्सरसाइज, हम एक बात बार बार कहते हैं अजीत जी कि अब थोक में 2 ही जातियाँ हैं। थोक की राजनीति बिहार में 2 ही जातियों की है, यादव की और मुसलमान की। बाकी की दुकानें खुदरा हो गई हैं। वहाँ आप कैंडिडेट अगर ले आएंगे तो आपको वोट मिलेगा। आप आरजेडी ने भूमिहार कैंडिडेट दे करके देख लिया, उनको वोट मिला, मुन्ना शुक्ला को भी मिला, आकाश सिंह को भी मिला और अजीत शर्मा को भी मिला। आप ले आ दीजिएगा, आप कैंडिडेट दे दीजिएगा तो वो जातियाँ आपको वोट दे देंगी। हर जाति इस उम्मीद में है कि पावर स्ट्रक्चर में हमारी क्या भूमिका होगी, हम किस पायदान पर हम रखे जाएंगे, हमारे नंबर्स बढ़ने चाहिए। कुशवाहा और राजपूत की पॉलिटिक्स में बहुत दिन से हो रहा था, अब बाकी सारी जातियों में होने लगा। ब्राह्मण में भी हो रहा है, लोकसभा चुनाव में मदन मोहन तिवारी के लिए ब्राह्मणों ने जान लगा दी थी। बनियों में हो रहा है, ऋतु जायसवाल के लिए शिवहर में बनियों ने लगा दी। हम यही उस समय आपको कह रहे थे, हम एक मकसद से कह रहे थे कि तेजस्वी यादव माई बाप और A to Z क्यों नहीं कह रहे हैं। आप जाइए उसको काउंटर करने के लिए, आप कैंडिडेट दीजिए, हिम्मत करिए भाई। ऐसे भी आपके पास 32% वोट से ऊपर जोड़ने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स कोई आइडिया लेकर के आना होगा, तो आप वो आइडिया लेकर के आइए। तो चुनाव जो आपका अभी जैसे दोस्ती जो भी सवाल आपका अंतिम सवाल ये था कि मुद्दा क्या है, तो मुद्दा तो हमने बता दिया कि बदलाव, बिहार, ये मुद्दे हैं। और लड़ाई ग्राउंड लेवल पर हर सीट पर होगी, सीट वाइज होगी। 52 सीटें पिछली बार को तेजस्वी यादव ने कहा कि 5000 का अंतर था, और 68 सीटें हैं जो 5 से 10,000 के बीच के अंतर वाली हैं। वहाँ कितनी सीटें मिलती हैं। और एक बात और हम आपसे शायद पहले भी बताए हुए हैं किसी प्रोग्राम में आपके, कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ रिबेलियस लोग ऐसे हैं, बिना मतलब के रिबेलियस लोग बहुत हैं। मतलब विधायक के साले का, चचेरा भाई का ससुर या उसका दामाद जो है उससे हमारा झगड़ा है तो विधायक के खिलाफ वोट करना है, ठीक है ना, ये उसके खिलाफ हमको वोट, उससे नाराजगी हो गई हमारी। ऐसी तरह से मतलब विधायक से नाराजगी है, MP से नाराजगी है, नेता से नाराजगी है, उसके मुद्दे से नाराजगी है, और ये रिफ्लेक्ट करता है वोटिंग बिहेवियर में। इस प्रदेश के 3 चुनाव का आंकड़ा आप उठा के देखिए, कभी भी एकदम आमने सामने के चुनाव में भी दोनों गठबंधनों को 80% वोट नहीं मिला है। हर बार दोनों गठबंधन 80% के नीचे रहे हैं। जब 2010 का चुनाव हुआ था अजीत जी, और हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन था, लालू यादव वर्सेस दूसरा ही चुनाव था, मतलब नीतीश
कुमार के आने के बाद तो 24% वोट अन्य को मिला था। 13.5% वोट लोगों ने निर्दलियों को दिया था। और 2015 का जब चुनाव आया तब भी 22% वोट अन्य को मिला, 9.5% निर्दलीय को। 2020 के चुनाव में 20% वोट अन्य को मिला, 8.5% निर्दलीय, 3.5% उपेंद्र कुशवाहा बसपा गठबंधन, 5.6% चिराग पासवान, 2.5% अन्य। तो ये जो वोट है ये ऐसे ही लोग बैठे रहते हैं अन्य को वोट देने के लिए कि हम लालू यादव को भी नहीं देंगे, हम नीतीश कुमार को भी नहीं देंगे, कोई आगे हम उसको दे देंगे, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, क्षेत्र में बड़ी दिन से काम कर रहे थे, इनका टिकट कट गया, हम इनको दे देंगे, इनसे सहानुभूति है हमारी, या ये हमारे जाति के हैं मजबूत हैं, हम इनको दे देंगे, इस बार मजबूत कर देंगे इनको तो अगली बार इनको पार्टी टिकट देगी। तो इस तमाम सोच में 20-22% लोग अन्य को वोट देते हैं। प्रशांत किशोर की जो दावेदारी है, अभी जो भी वोट की उनकी दावेदारी दिख रही है, उसमें मेजर दावेदारी उस अन्य के वोट की। लेकिन एक बात बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे प्रशांत किशोर का कल ही जिसका वीडियो का जिक्र किया जो ट्विटर पर दिखा वो आज तक के इंटरव्यू में, उसमें वो कह रहे हैं, एक तो वो कह रहे हैं डिसाइसिव मेजोरिटी आएगी। जब उससे उनसे पूछा गया एंकर ने कहा इसका मतलब मेजोरिटी आएगी, तो उन्होंने कहा जनसुराज की सरकार आएगी, डिसाइसिव मेजोरिटी आएगी, मतलब डिसाइसिव मतलब 150 से ज़्यादा सीट। उसके बाद दूसरी बात जो उन्होंने कही कि टिकट में पहले अनाउंस कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ताकि ये जो कहते हैं कि उधर नहीं टिकट मिला उसको मिलेगा, ये सब गलत बात है। और जो मैंने फिर शुरू में कहा वो कई बार कह चुके हैं 200 से ज़्यादा नए लोग, तो ये सब कह रहे हैं 100 बार और करेंगे वही जो आप कह रहे हैं कि सब इधर कट गया तो उसको देंगे, उधर कट गया उसको देंगे, तो फिर इसी चुनाव में एक्सपोज हो जाएंगे। फिर 1000 जो उनका वीडियो, देखिए सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, आप ही के कहे हुए डायलॉग, आप ही की बातें वो तैर रही होती हैं, और जब आप जिस दिन टिकट और ये सब करोगे वही सब निकलेगा कि देखो ये कहना कुछ करना कुछ, और ये भारतीय राजनीति में होती है। तो फिर तो सारी चीज उनके 1000 वीडियो काउंटर उसी दिन आ जाएंगे। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि इसका कटेगा तो उसको दे देंगे। नहीं, आपने कहा कि नंबर 2, नंबर 3 पे जो लगाएंगे वो इनकी ये एक जाति के 2 लोगों को दिया तो वो दूसरी जाति वहां लड़ाएंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो किसी का कटा हुआ हो। हाँ। लेकिन जैसे उन्होंने कहा मैं टिकट सबसे पहले दे दूंगा, ताकि आप ये कह ना सकें कि हमने टिकट, कुछ सीटों पर तो वो जरूर कर देंगे, कुछ सीटें जो आइडेंटिफाइड हैं या कुछ सीटें तय हैं, कुछ सीटों पर उनको बहुत स्पष्ट चीजें दिख रही हैं, वहाँ हो जाएगा, या कुछ सीटें जहाँ वो मान रहे हैं कि हमारी लड़ाई बहुत नहीं होनी है, वो सीटें वो अनाउंस कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ सीटें वो पहले भी अनाउंस कर देंगे। और ये वो कटे हुए लोग जो अभी आ गए, जैसा जिनने कहा ना कि जो निर्दलीय पिछली बार भी लड़ा, वोट ले आया बहुत, जिसको उसकी जाति के लोगों ने मजबूत करने के लिए वोट दे दिया कि अगली बार शायद इनको टिकट मिले, वो वैसे बहुत सारे लोग उनके संपर्क में, जिनको पिछली बार भी टिकट नहीं मिला था और इस बार भी वो समीकरण में नहीं है, वैसे बहुत सारे लोग अभी से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो उन लोगों को वो दे सकते हैं, उन लोगों को वो टिकट दे सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि दूसरे पार्टी से आया हुआ हो, पिछली बार लड़ा हुआ हो सकता है। तो ये जो जाति का समीकरण उनका है ना, वो बहुत नुकसान करने वाला है। वो जो कहा संतोष जी ने, हम उसको दोहरा रहे हैं कि अगर उन्होंने जहाँ 2 यादव हैं वहाँ मुसलमान लड़ा दिया या वहाँ कोई दूसरी फॉरवर्ड लड़ा दिया जो बीजेपी का वोट काट ले, तो ये वहाँ नुकसान दोनों को डैमेज करेंगे, वो दोनों को नुकसान कर सकते हैं, अपने कैंडिडेट के दम पर करेंगे। और जो आपने डिसाइसिव मेजोरिटी वाली बात कही ना, वो एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर उन्होंने जो सोचा है, असली ये चीज़ है, वो सेफोलॉजिस्ट के तौर पर उन्होंने ये बात सोची है कि या तो वोट होगा तो 10-12 जीतेंगे। देखिए, एक मॉडल चुनाव में जीतने का जो मॉडल होता है, एक प्रजा राज्यम मॉडल है, एक अरविंद केजरीवाल मॉडल है। प्रजा राज्यम बड़ी हाइप बनी, उगता सूरज या ट्रेन का इंजन, जो भी उनको चुनाव चिन्ह मिला था उस समय, चुनाव सुप्रीम कोर्ट से लड़ के एक चुनाव चिन्ह लिया चिरंजीवी ने, मेगा स्टार हैं, लेकिन वो पूरे आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में लड़ करके सिर्फ 15 सीटें ले आ पाए थे, वो नहीं आ पाई उनके पास, फिर उन्होंने पार्टी मर्ज कर दी कांग्रेस में। एक अरविंद केजरीवाल का मॉडल, ये दोनों 15, उसको उनको 15 किस लिया है, उनके करिश्मे पर नहीं आई सीटें। कैंडिडेट ऐसे थे जिस कैंडिडेट को उन्होंने मैनेज कर दिया, संसाधन दे दिए, वो कैंडिडेट मजबूत था, उनको 15 सीटें आ गई। तो या तो वो 15 सीटों वाला पॉलिटिक्स है यहाँ जो आ गई, इनको भी आ जाएंगी 10-12 सीटें, जो कैंडिडेट ऐसे होंगे। हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं कैंडिडेट पिछली बार 25,000 ले आए हुए हैं, अभी लड़ेंगे तो उनको हो सकता है जीत जाए। और दूसरा ये है कि आंधी चल जाएगी, हमारा मुद्दा चल जाएगा, हमारा एजेंडा चल जाएगा। अगर एजेंडा चल गया, बदलाव के लिए लोगों ने उन्हीं पर यकीन कर लिया, तब तो फिर डिसाइसिव आ जाएगा। लेकिन इसकी अभी संभावना न के बराबर है कि बदलाव के लिए उन्हीं पर, मतलब ठीक है सीट्स कुछ आ जाए, बट ये 125 सीट्स आ जाए, ये आपको दिखता है क्या? मैं अब सीधा डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ। नहीं, मतलब अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन कई बार क्या है, आप ट्रेन में, आप हवाई जहाज में सफ़र करते हैं तो वो परिचारिका बोलती है कि इमरजेंसी में आपको जो चमकदार पट्टियां हैं वो आपके आगे ले जाएंगी, फिर वो कहती है कि इमरजेंसी सीट आपके ठीक पीछे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो हमको, सब आदमी आगे भागता है देख करके कि हम आगे निकलेंगे, हो सकता है कि इमरजेंसी सीट आपके पीछे यहीं हो, तो हम अभी नहीं देख पा रहे हैं।
लेकिन अगर मुद्दा उनका चल रहा है, उनके इशू चल रहे हैं, अगर उनको देखने सुनने के लिए लोग भीड़ आ रहे हैं, अगर 22% नहीं ये सब तब होगा ना, ये सब हम डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं। हाँ। हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि लोग उन पर यकीन कर लें और आंधी उनकी आ जाए। हम 67 सीट अरविंद केजरीवाल का भी नहीं देखे, हम 28 सीट भी नहीं खुद देखे। कहा, इन्होंने कहा दिल्ली की कहानी अलग थी, दिल्ली की संरचना, वहाँ का समीकरण, उसमें ये यहाँ जो है यादव मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं होता है, वहाँ कुर्मी और कोयरी और लव कुश और साहनी ये नहीं होता है, तो दिल्ली की कहानी थोड़ी अलग है। दिल्ली में भी होता है, दिल्ली में तो यहाँ तक है डिवीजन जीती। आपको आप भी 30 साल से वहाँ, हम 30 साल से हम तो देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का बनिया और हरियाणा का बनिया अलग अलग तरह से वोट करता है। सही है, ठीक है ना, बहुत पूरा अर्बन एरिया है, इसलिए वो एक अलग चीज है, वहाँ एक अपील कर दिया। लेकिन वो अपील उस समय था जब ये सोशल मीडिया नहीं था, इतना मैसेज नहीं बनता था, इतने लोगों तक बातें नहीं पहुंचती थी, और इसके बावजूद बन गया। तो ये इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज उनका वोट जो है एकदम से ऐसा हो जाए कि बदलाव की बात लोगों के मन में आ जाए और लोग वोट डालने जाए तो उनको दे दें। जो अन्य को देते हैं 20-22%, वो उन्हीं को दे दें, और दोनों तरफ के कम्बिनेशन के वोट टूट करके आ जाए तो 3-3, तो फिर तो 30% चाहिए ना। अगर तीनों गठबंधन में इस तरह से वोट बटेगा, अन्य के लोग उनके साथ चले जाए तो 30% वोट पर उनको आ जाएगा, सीटें आ जाएंगी। चलिए, आपको भी इसकी कोई गुंजाइश दिखती है? देखिए सोशल मीडिया पे क्या जनसुराज की बहुत बड़ी फौज है। अब क्या होगा कि मैं थोड़ा भी बोलूँगा कि इसकी संभावना कम है तो मेरे को ही वीडियो काट के वायरल करेंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया वॉरियर्स कहीं से भी चुनाव किसी को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। तो सिर्फ उस आधार पर चीज़ें तय नहीं होती। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में जितना मैं थोड़ा बहुत घूम रहा हूँ, उनकी बात जा रही है। शिक्षा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी मुद्दे उठा रहे हैं, बिहार के लिए बहुत ज़रूरी और बुनियादी मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव जीतकर सरकार बनाने के लिए, बदलाव के खुद भागीदार होकर किसी को बदलने के लिए, उसके लिए 243 में से आधी सीट चाहिए, तो लगभग 125 सीट चाहिए, 124 सीट 23 सीट। क्या इसकी गुंजाइश दिखती है? देखिए, मैं उसको दूसरे तरह से लूँगा। आप देखिए, आप इलेक्शन में लोकसभा में एक 1989 का इलेक्शन था, 2014 का इलेक्शन था, या सिंपैथी वेव में 1984 का था राजीव गांधी का, उसमें आपको एक क्लैरिटी दिख रही थी कि स्वीप है। बिहार की राजनीति में लूँ तो मैं कहूँगा कि 90 में भी दिख रहा था, 89 का दंगा हो चुका था, लग रहा था हार जाएगी। 90 के बाद 2005 में नहीं दिखा, ना फरवरी में दिखा, ना अक्टूबर में क्लैरिटी के साथ दिखा, 10 में दिखा, जब नीतीश कुमार 206 सीट लेकर के आए, वो फेनोमेनन था। तो क्या प्रशांत किशोर उस फेनोमेनन की तरह, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो फेनोमेनन, क्या वो जीत सकते हैं? एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट की मुलाकात जो है इस बार पॉलिटिशियन से हुई है, उनके अंदर के पॉलिटिशियन। चुनाव लड़वाना और चुनाव लड़ना, दोनों में क्या अंतर है? वोट मांगने की स्ट्रेटजी बनाना, नारे देकर। भाई आप वोट मांगने की स्ट्रेटजी बनाते हो तो बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, मतलब नीतीश कुमार को सारथी बनाते हो, उसके पोस्टर नारे गढ़ते हो। वही इस बार आप खुद किरदार हो, दोनों फर्क है ना। किरदार है, वो हम जानना चाहते हैं, हम भी समझना चाह रहे हैं कि ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं अभी, हम लोग कोई कॉल नहीं ले सकते हैं कि पूरी तरह से, आपने सही कहा, उनके मैसेज सब जगह पहुंचे हुए हैं, सब डिस्कस कर रहे हैं। इवन माई वाइफ सेज कि भाई, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो कह रही कि इफ ही फील्स अ गुड कैंडिडेट देन बात तो सही कर रहा है, आई कैन ही इज टॉकिंग सेंस, वो बात कर रहे हैं, आई कैन थिंक अबाउट कि भाई वो क्लैरिटी के साथ उन्होंने सब चीज को कस्टमाइज कर दिया है। जो हालांकि नीतीश कुमार जो कर रहे थे उसी चीज को ब्रॉडर फॉर्म में बता रहे हैं। एजुकेशन का नवोदय मॉडल होगा, यही नहीं, यही प्रशांत किशोर जो हर ब्लॉक में एक विश्व स्तरीय स्कूल होगा, इनका आइडिया है। तो वो सारी क्लैरिटी है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं, ग्राउंड में जब बात करते हैं, कतन्ना इस बार अच्छा बात कर रहा है, लेकिन देखेंगे पीपल हैव नॉट मेड अप देयर माइंड। मतलब एक लार्ज चंक में वो अभी हो सकता है, इट इज 2 months टू गो, वी नेवर नो कि क्या उसका क्या हो सकता है। ही इज बीइंग डिस्कस्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब जगह गांव के चौपाल से, ई चौपाल से लेके गांव के चौपाल तक वो पहुंच गए हैं। तो देखिए इस बातचीत का की खास बात ये रही कि शुरू तो हमने किया था वोटर अधिकार यात्रा से, उसके बाद एनडीए वर्सेस गठबंधन, लेकिन बात के इस वीडियो रिकॉर्डिंग में जो भी ड्यूरेशन होगा उसमें से आधा हिस्सा प्रशांत किशोर। तो ये एक फैक्टर प्रशांत किशोर बिहार में ज़रूर बन गए हैं, क्योंकि सबकी नज़र है प्रशांत किशोर कितना वोट पाते हैं, कितना वोट काटते हैं, कैसे कैंडिडेट खड़े करते हैं, कितनी सीट पाते हैं, सीट कम पाते हैं तो वोट कितने काट लेते हैं, वोट काटते हैं तो किसके कितने काट लेते हैं। ऐसे बहुत तरह के कयास, अनुमान, आकलन लगाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच प्रशांत किशोर एक ऐसी धुरी बने हैं, सही शब्द
जिन्होंने कहा डिसरप्टर बनकर, किसको कितना डिस्टर्ब करेंगे और डिसरप्टर बनकर किसे बेदखल करेंगे, किसके लिए ज़्यादा नुकसान करेंगे, इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है। तो इसलिए अभी इसमें वक्त है, एक चुनाव में 2.25 महीने 2.5 महीने, और आज से चूँकि मैं भी कोशिश करूँगा थोड़ा गांव देहात में अलग अलग जगहों पर प्रशांत किशोर पर बात करूँ। प्रशांत किशोर को जानना एक अलग बात है, उनके मुद्दे से सहमत होना भी दूसरी बात है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही कि उन मुद्दों से सहमत होकर क्या प्रशांत किशोर को आपकी अपनी चॉइस जो है उस चॉइस को छोड़कर वोट देंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। उसमें जाति का सवाल है, उसमें किसी पॉलिटिकल विचारधारा से कमिटमेंट का सवाल है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं चुनाव के दौरान जब रिपोर्टिंग करता हूँ, जब वो मानते हैं कि ये मोदी राज में नौकरियाँ नहीं है, रोज़गार का सवाल है, महंगाई बहुत बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, सब मान लेते हैं, लेकिन ये तो वोट तो फिर भी हम मोदी जी को देंगे। क्यों देंगे? उसकी बहुत सारी वजहों में एक वजह हिंदुत्व का है, एक वजह मुस्लिम हेट का भी है, एक वजह है कि हिंदू धर्म ध्वजाधारी हैं मोदी जी। तो यहाँ भी क्या प्रशांत किशोर से बात कर, उनकी बातों से सहमत होने वाले लोग इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि बदलाव का चेहरा प्रशांत किशोर में देखेंगे? इसके लिए अभी वक्त है, हम भी घूमेंगे, समझेंगे, लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी इसलिए हम लोग छाया में बात कर रहे थे, और ये पटना का गांधी मैदान है। अब देखते हैं इस 2.5 महीने के चुनाव में यहाँ और कितनी किसकी रैलियाँ होती है। पहले एक अंदाज़ा था जो प्रोग्राम के मुताबिक कि 1 सितंबर को यहाँ जो समापन होगी वोट अधिकार यात्रा की, उसकी एक रैली थी, जो रैली कल अज्ञात वजहों से वो स्थगित कर दी गई है। अब उनका कोई मार्च है इंडिया गठबंधन। फिलहाल नमस्कार।